अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं आज के नावल की किस्त नंबर 6 और किस्त नंबर 7। नावल का नाम है जिन्हें रास्ते में खबर हुई और नाजिया कवन नाजी का है। कहते हैं कि सच्चे दिल की दुआ की जाए तो खुदा तो सुनता है। इसकी दुआ भी सुनी गई थी। अब वह मज़ीद समान अहमद के घर और इसकी कुर्बत में नहीं रहना चाहती थी। अल्लाह ने इसे घर और इस शख्स दोनों से छुटकारा दिला दिया था। वो अब सुजान सहर और आदिया ज़मीर चौधरी से दूर चली जाना चाहती थी, जहाँ कभी नादास्तगी में भी इसका सामना इन दोनों में से ना हो। इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। जिस जगह वो अब जा रही थी वहाँ इन दोनों की गिरद भी इसे नहीं छू सकती थी। तभी बेहद मुतमईन सी वो अपनी तैयारी कर रही थी जब वो चला आया। मुकम्मल ब्लैक शलवार सूट में इसकी मर्दाना वजाहत देखने लायक थी, मगर वो लड़की जिसका पहले ही दिल उजड़ चुका था वो इसकी वजाहत का कहाँ उचार डालती। लिहाजा खामोशी से सर झुकाए वो अपने काम में लगी थी। जब वो इसके बिल्कुल करीब आते हुए बोला, एक गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए। अंशा ने इस कदर करीब आने पर बेसाख्ता घबरा कर इसे देखा। क्या यार बीवी, एक तो तुम ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती हो। बाइशोर हूँ तुम्हारा, ज़रा सा पास आकर खा नहीं जाऊँगा। इसे यकीनन इसकी घबराहट पर तब चढ़ी थी। अंशा 2 कदम पीछे हट गई। क्या गुड न्यूज़ है? इस बार रुख फेरते हुए इसने पूछा। वो मुकम्मल इस्तकाक से स्याह काटन के दीदा जेब सूट में मलबूस इसके खूबसूरत सरापे को देखते हुए बोला, तुम्हारे सुजान सहर पर अतक इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया है। मैंने सिर्फ यही नहीं, इस पर तो मैं इतने केस बनवाऊंगा कि सारी उम्र जेल की चक्की पीसते पीसते गुजर जाएगी, मगर बाहर की दुनिया देखनी नसीब नहीं होगी। इसे आखिरकार रकीब जो ठहरा। इसकी आंखों की चमक के साथ साथ इसके अल्फाज और लबों की शरारती मुस्कुराहट ने अंशा के सर पर जैसे बम फोड़ दिया था। जिस राज को वो इतने सालों से छुपाती आई थी वही राज समान अहमद पर खुल गया था। मगर कैसे? क्या हादिया ज़मीर चौधरी ने ये बात इसे बताई थी? वो इसी शशोपंज में थी, उलझी थी, जब वो मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगी तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा? वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसकी हिजर में आज तक तुमने मेरी मोहब्बत को जूती की नोक पर नहीं रखा? अंशा को इस लम्हे इसके लबों पर बिखरी मुस्कुराहट नाई थी बुरी लग रही थी। तब भी इसने सर झुका लिया। चलो कोई बात नहीं, समान अहमद को धोखे में रखना बहुत मुश्किल है, और अब ये जो शख्स है ना सुजान सहर, मेरी दुश्मन की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया। तुम्हें तो पता है मेरा अपने दुश्मनों को इसकी मौत तक पहुँचा कर जान छोड़ता हूँ इनकी। एक दिन तुम सुनोगी, समान हैदर के जेर इंतजाम जंगलात में फॉरेस्ट ऑफिसर सुजान सहर की लाश घर सड़ कर ख़त्म हो गई, मगर इससे पहले सारी दुनिया में मैं इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरूंगा। वो क्या कि दुश्मन जितना ज़्यादा बड़ा होता है इसकी मौत में और इतनी ही मुश्किल चुनता हूँ मैं, और इस वक्त में तुम मेरा साथ दोगी। आई समझ? समान अहमद के लबों की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, जबकि इसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की सुर्खी वाजिया देखी जा सकती थी। अंशा की हथेलियाँ पसीने से भीग गई। कैसी मदद? वो बोली तो इसके लहजे में हल्की सी कपकपाहट थी। समान मुस्कुराते हुए बेड पर नीम दराज हो गया। तुम्हारे सुजान साहब ने करप्शन का केस बनवाया है मुझ पर। तुम अदालत में ये बयान दोगी कि मैं किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस नहीं हूँ, ना मैंने कभी तुम पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद किया है। आखिर अपने वायद महफूज के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम। बस इसके बाद फिर मैं जानूँ और वो जाने तुम्हारी गवाही से वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। गनी मूछू को बल देते हुए अपने इरादों पर खुद ही मुस्कुरा रहा था। अंशा के अंदर तक जैसे खामोशी फैल गई। मेरी गवाही का तुम्हारे करप्शन से क्या ताल्लुक? वो बोली तो इसकी आवाज़ खासी धीमी थी। समहान ने मुस्कुराते हुए साइड पर पड़ा तकिया उठाकर बाहों में बांध लिया। मेरे करप्शन से ना सही मेरे किरदार से तो है ना। जब किरदार क्लियर होगा तो करप्शन भी क्लियर हो जाएगी। वैसे भी इनका कहना है कि मैं तुम्हारी दूसरी औरतों के साथ साथ अपनी बीवी पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़ता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, मुझे उम्मीद थी तुम मेरा साथ दोगी। जो कुछ इसने तुम्हारे साथ किया इसके बाद वो इसी का हकदार है कि तुम इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। हूँ से ही कह रहे हो, मगर फ़िलहाल मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा, तैयारी कर लो। शाम तक हम दादा जान के पास पहुंच जाएंगे। वहाँ तुम बिल्कुल महफूज होगी। ना ही सुजान सहर ना इसके होशियार मंगेतर तुम्हारी गिरद भी नहीं पा सकेंगे। बस जिस दिन अदालत में तुम्हारी ज़रूरत हुई मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊँगा। वो सारी प्लानिंग करके बैठा था। अंशा ने इस बात में सारे ला दिया। वाकई वो इस इलाके और शहर से इतनी दूर चली जाना चाहती थी जहाँ किसी भी माजी की तकलीफ़ वो याद इसके दिल का लहू न निचोड़ सके। और बेशक इसके रब ने इसकी सुन ली थी।
मगरब से इशा होगी जब वह लोग गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे। सर्द ठंडी हवाएं जैसे हड्डियों को चीरती जिस्म के लियाफ में पना लेने की कोशिश कर रही थी। समहान ने अहमद अपनी तमाम मसरूफियात बस पुश डालकर इसे खुद गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने आया था। सरसब्ज़ पुरस्कून वादी और इस वादी में ऊपर पहाड़ी ढलान पर बिना संगे मरमर का वो खूबसूरत घर जिसकी दीवारें पत्थरों से तमीर की गई थी अपने कुदरती हुस्न में बलाशुबा गिलगित किसी तौर पर सवा से कम नहीं था। गाड़ी में उतरते हुए समान ने इसके कान में सरगोशी की थी, मैं तुम पर इत्मीनान करके यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुमने किसी भी लम्हे मुझे या मेरे दादाजी को धोखा देकर यहाँ से फरार करने की कोशिश की तो याद रखना इस इलाके में तुम्हारी मौत सैकड़ों सालों तक आने वाले लोगों के लिए एक इबरत की दस्तान बन जाएगी। अंशा ने इसकी धमकी सुनी, फिर इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम इतने ही सफाक हो, मगर तुम्हें याद नहीं रहा मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए पूरी दुनिया में अब कोई जाए फरार नहीं है, लिहाजा तुम बेफिक्र हो। मैं तुम्हारी कैद से निकल कर कहीं भागने वाली नहीं, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तीखी निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए इसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला, फिर अंशा की तरफ देखते हुए बोला, और हाँ याद रखना इस समहान अहमद को कमज़ोर मत समझना, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ मैं, बस ये केस ख़त्म हो जाए। सुजान सार को ठिकाने लगा कर अपना हक वसूल करूँगा मैं, तुमसे अब मज़ीद कोई रियायत नहीं होगी। शायद वो इसे ज़हनी तौर पर तैयार रहने की तंबिया कर रहा था। अंशा ने सुलगते दिल पर पाँव रखते हुए चुपचाप सर अस्बात में हिला दिया। समहान अहमद के दादाजी चाक व चबंद तंदुरुस्त आदमी थे, क्योंकि इनकी से देखते हुए ये लगता ही नहीं था कि वो 50 से ऊपर के होंगे। जिस वक्त वो दोनों इसके कॉटेज में पहुंचे वो भाई लॉन में खुरपे के साथ नए पौधों के लिए मिट्टी हमवार कर रहे थे। समहान ने करीब जाते ही इन्हें पीछे से छबी लगा डाली थी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान वो पुरजोश था। जवाब में इसके दादा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। वालेकुम सलाम, आ गया मेरा बेटा? जी हाँ, बहू भी साथ आई आपकी, मुस्कुराते हुए इसने बताया था। जब वो पलटे, अरे माशाल्लाह, पलट कर एक नज़र अंशा के चेहरे पर डालते हुए वो बेताशा खुश हुए थे। फिर उन्होंने इसके सर पर हाथ रखते हुए इसकी सभी पेशानी चूम ली। अंशा ने देखा कि समहान इस रोज़ बहुत खुश था। स्वाद वाले समहान अहमद से कति मुख्तलिफ, वो बहुत सादा और जिंदा दिल इंसान लग रहा था। दोनों दादा पोते परसों से बिछड़ी सहेलियों की तरह एक दूसरे की कंपनी में रात दिन तक बैठे बातें करते रहे। थकन से अंशा तो जल्दी सो गई थी, मगर वो दोनों दादा पोते रात गे तक बैठे शतरंज खेलते गुजरे हुए वक्त की धूल साफ करते रहे थे। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद समहान ने रुखसत की इजाज़त ले ली। ठीक है दादू, मैं अब चलता हूँ, अपना और अंशा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद या आपके सुपुर्द है, दुआ कीजिएगा। अभी जो केस चल रहा है इसका फैसला मेरे हक में हो जाए, फिर अपनी अमानत वापस ले जाऊँगा। कनखियों से अंशा की तरफ देखते हुए अपने दादा से मुखातब था। जो आप में जाकर से साहब ने पूरे जोश से इसका खंदा तपाया। बेफिक्र हो, खुदा तुम्हें तुम्हारे नेक मकसद में कामयाब करें। इनके सुख चेहरे पर अलौई खुशी चमक रही थी। समहान मतमीन सा इनके सामने खड़ा हुआ, जो इस वक्त इसे बहुत अनमाक से देख रही थी। क्या बात है, बहुत तवज्जो से देख रही हो, अच्छा लग रहा हूँ क्या? हाँ, अंशा ने अस्बात में सर लाने में एक लम्हा नहीं लगाया। बहुत अच्छे लगे हो। सवात वाले समहान ने मुझसे कभी अलग वो मुस्कुराया। तुम्हें पता है मैं सुजान साहिर का इस मामले में शुक्रगुजार हूँ, इसने तुम्हें अगवा करके तुम्हारा दिल मेरे लिए नरम कर दिया। सुजान साहिर के जिक्र पर अंशा के लबों की मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। फिर से पहले कि वह कुछ कहता वो पलटी और तेज कदम उठाती अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। समहान की मुस्कुराती निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया। दोपहर डल चुकी थी। अंशा जिस वक्त कमरे से बाहर आई, पूरे बिल्दिस्तान को गहरे काले बादलों ने घेर रखा था। लाउंज सुनसान पड़ा था। तभी वो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह सेट करती बाई लाइन की तरफ चली आई, जहाँ समहान के दादा जाकर से साहब असबे अमीद अपने फूल पौधों के साथ मसरूफ दिखाई दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, इनके करीब पहुंचते इसने धीमे लहजे में सलाम किया। जवाबन वो पानी की पाइप क्यारी में फेंकते हुए इसकी तरफ आए। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। समहान चले गए? वो सुबह ही चला गया था। वो खाना खाया तुमने? रशीदा बना कर रख गई थी। नहीं दादाजी, मैं अभी उठकर सीधी आपके पास चली आई। इसके लहजे में सादगी थी। दादाजी मुस्कुराए। चलो कोई बात नहीं, हम दादा पोती मिलकर खाना खा लेते हैं। वो इतने मशफ़क़ और फ्रेंडली थे कि अंशा चाहने के बावजूद इनसे अजनबी बनकर न रह सकी। इस वक्त भी दादा की हमराही में खाने की मेज़ तक पहुंचकर इसने खुद बर्तन लगाना शुरू कर दिए थे। बर्तन सेट करने के बाद इसने खुद खाना निकाल कर पहले जाकर साहब को दिया, फिर अपने लिए प्लेट में चावल निकाले। जाकर साहब इस बार बस खामोशी से इसका जायज़ा लेते रहे। जाने क्यों ये लड़की इन्हें अपने दिल के बहुत करीब लग रही थी। अंशा ने अभी 2 नवाले लिए थे कि हाथ खींच लिया। क्या हुआ बेटी, हाथ क्यों खींच लिया? इन्हें हैरानगी हुई थी। चाहे वो बोली, बात दिल नहीं चाह रहा दादाजी, खाना पसंद नहीं आया। अंशा को इकरार में सारी लाना पड़ा। वो लिफाफा देखकर मजबून फाँप लेने वाले ज़हरक इंसान थे। कोई बात नहीं, फ्रिज में गोश्त पका रखा है, वो निकाल आओ। इनकी हिदायत पर अंशा गोश्त का डोंगा निकाल कर किचन में ले गई। वही हाट पाट में सुबह वाली रोटी रखी थी, वही प्लेट
प्लेट में रखा। इसने सालन भी गर्म कर लिया। अगले 2 मिनट के बाद वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी, मगर ये क्या चावलों की तरह इसे सालन का जायका भी कतई पसंद नहीं आया। क्या हुआ, क्या ये भी अच्छा नहीं लगा? सिर्फ एक लकमे के बाद इसे प्लेट पर खसकाते देखा। जाकिर साहब पूछे बगैर नहीं रह सके थे। जवाब है इसने फिर नफ़ी में सारा लाया। नहीं दादाजी, कौन बनाता है खाना यहाँ? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। जाकिर साहब ने बताया, रशीदा आतिया पंजाब के शहर खानेवाल की रहने वाली थी। शोहर और बच्चे एक हादसे की नज़र हो गए तो भाइयों ने दूसरी शादी कर दी। दूसरा शोहर नेरा निकम्मा है, ना कुछ कमाता है ना देता, ऊपर से इसके बच्चे भी हैं। बेचारी मेहनत मजदूरी करके अपना भी पेट भरती है, इसके भूखे बच्चों का भी। और शायद आपने इनके हालात की वजह से इन्हें काम पे रख लिया। नहीं बेटे, हालात की वजह से नहीं, क्योंकि जॉब के बगैर भी हर माह में इनके माली मदद तो कर सकता हूँ, मगर इसे काम पर रखने की बड़ी वजह इसकी ईमानदारी और मेरी मजबूरी है। आजकल हालात ऐसे नहीं है कि मैं बुरी जान कितनी निगरानी कर सकता हूँ। किसी की आय रोज़गार की कोई ना कोई कीमती चीज़ गुम हुई रहती थी। किचन का सामान भी आध महीने में ख़त्म हो जाता। कब तक बर्दाश्त करता नुकसान? तंग आकर इसी को रख लिया। अब जैसा भी पका कर देती है चुप करके खा लेता हूँ, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। चश्मे के पीछे इनकी बूढ़ी सी आंखें अजीब सा दर्द लिए मुस्करा रही थी। अंशा बेसाख्ता इन्हें देखेगी। एक सवाल पूछूं दादाजी, बुरा तो नहीं मानेंगे? चंद लम्हों बाद इन्हें देखते हुए वो बोली थी। जब वो मुस्करा दिए, जानता हूँ क्या पूछना चाहते तुम, यही कि मैं सम्मान के साथ क्यों नहीं रहता। अंशा इनके इस दर्जा क्या सराई पर हैरान रह गई। जी, ये आहिस्ता से इस्बात में सारे लाते हुए इसने इकरार किया। वो बोले, सम्मान के साथ तबीयत मैल नहीं खाती, मेरी जान से प्यारा पोता है, मगर जिन कामों में वो पड़ा है मैं इसके साथ ऊँट सी का नहीं रह सकता। आप जानते हैं वो क्या करता है? हाँ, इसके एक एक कदम की खबर है मुझे। तो फिर आप समझाते क्यों नहीं इसे? इस बार इसके सवाल पर दादाजी के लबों की मुस्कुराहट मदम होगी। समझाया इसे जाता है जो समझने के लिए तैयार हो, जो कुछ समझना ही ना चाहिए इस पर अपनी एनर्जी ज़ाया करना कोई दानिशमंदी नहीं है। इस तरह तो तबाह हो जाएगा। दादाजी हूँ, कोई और रिश्ता नहीं है आपका? नहीं, बच्चे 2 ही थे, एक समान का बाबा और दूसरी वो बेटी जिसके बारे में इस बदनसीब बाप को पता ही नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। क्या मतलब, कहीं खो गया वो? हूँ। अंशा ने देखा सामने बैठे इस बूढ़े शफीक शख्स की आंखें हल्की सी नम हो गई थी, तभी वो कदरे शर्मिंदा हुई थी। एक बात कहूँ दादाजी हूँ, जब मैं यहाँ आऊँ घर के सारे काम कर लिया करूँ। नहीं, तुम सम्मान की अमानत हो मेरे पास। जी मैं जानती हूँ, मगर आप अपना दोस्त अपनी बेटी नहीं बना सकते। मुझे इसके लहजे में मख्फी मोहब्बत सामने बैठे इस बारिश शख्स से छुपी नहीं रह सकती। तभी वो नरमी से मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, जैसे तुम खुश रहो। अंशा के लब इनकी इजाज़त पर मुस्कुराए थे। एक तवील अरसे के बाद दिल से खुश होकर वो मुस्कुराई थी। सम्मान कॉटेज के बेहद शानदार गेस्ट रूम में इसकी उंगलियां बहुत तेज़ी से सुजान का नंबर प्रेस कर रही थी। दिल था कि बेहद बेचैन था। सुजान ने 5वीं बेल पर इसकी कार रिसीव कर ली। हाँ कहो आदो, सब ठीक है ना? इसका अंदाज़ परेशान कौन था। वो नाखून चपाती बेड पर बैठ की, नहीं सुजान कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दूसरी तरफ सुजान यकीनन परेशान हुआ था जब वो बोली, सम्मान रहा हो गया है, यही क्या कम परेशानी की बात है? तुमने बस यही बताने के लिए कॉल की? दूसरी तरफ वो खफा हुआ था जब वो जल्दी से बोली, नहीं कुछ और बताना था। क्या सम्मान अहमद ने जब्बार साहब को दफन नहीं किया, बल्कि इनकी लाश जंगल में कहीं फेंक दिया ताकि जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा जाए? अपने किसी भी गद्दार को यह शख्स मौत तो देता ही है, साथ साथ इसकी लाश की बेरुमती भी करता है। तुम्हें कैसे पता चला ये सब? सुजान यकीनन परेशान हुआ था जब वो बोली, इसे खुद बताया है मुझे अभी रात के खाने पर। हम ठीक है, मैं चेक करवा लेता हूँ। तुम पर तो कोई शक नहीं हुआ ना? इसे बजाय तो यही लगता है, मगर ये शक अंदर से बहुत गहरा है सुजान। पता नहीं कैसे हर बात का पता चल जाता है इसे। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अगर इसे ज़रा सा भी मुझ पर शक हो गया तो बहुत बुरा करेगा ये मेरा। वो खौफजदा थी। सुजान गहरी सांस भर कर रह गया। हौसला रखो, परेशान मत हो। तुम पर शक नहीं हो सकता इसे। वो भी गया तो मैं तुम्हारा बाल बिगा नहीं होने दूंगा। चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठा मैं यहाँ। सम्मान कॉटेज के एक एक पल की खबर है मुझे। वो तो ठीक है, मगर इसके इरादे ठीक नहीं है सुजान। यकीन वो तुम्हारी मौत के लिए बहुत ख़तरनाक प्लानिंग कर रहा है। प्लीज़ तुम कुछ वक्त के लिए कहीं रपोश हो जाओ प्लीज़। हादिया ज़मीर चौधरी के मुल्तजी लहजे पर वो दिल खोल कर हंसा था। कमाल करती है वो यार, तुम भी इतना बुज़दिल समझा हुआ है तुमने मुझे। नहीं मगर तुम इसे छोड़ो। अगर मगर को ये बताओ अंशा कैसी है? इसकी बात दरमियान में ही काटते हुए इसने बात बदल दी थी जब वो परेशानी से बालों में उंगलियां फंसाते हुए बोली, वो तो ठीक है, मगर फिर मैं कह रही हूँ एहतियात अच्छी है, लापरवाही मत करो। वो ठीक है, गौर करूँगा इस पर। फ़िलहाल तुम बोर कर रही हो, लिहाजा अल्लाह हाफिज़। वो अजलत में था या इसे सताना मकसूद था, तभी अपनी बात मुकम्मल करते ही कॉल
کاٹ دی تو ہادیہ جھنجھلا کر رہ گئی. فی الوقت جو وہ دیکھ رہی تھی سوزان اسے سمجھ نہیں رہا تھا اور یہی چیز سوزان سار کے خلاف سمان احمد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی. سوزان نے جنگل میں تلاش شروع کرا دی. 3 دن کی خواری کے بعد بالآخر انہیں گنی جھاڑیوں میں جبار احمد کی مسخ شدہ لاش مل گئی تھی. ہادیہ ضمیر چودھری کا خدشہ اطلاع درست ثابت ہوا تھا. سوزان کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا. اس کی ذرا سی غفلت نے اس شخص کو موت کی ابدی نیند سلا دیا تھا. کس دل سے اس نے وہاں سے لاش اٹھائی اور اس کی تدفین کی وہی جانتا تھا، مگر یہ طے تھا کہ سمان احمد کے خلاف اس کی نفرت ایک چنگاری سی شعلہ بن گئی تھی. اس شخص کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچائے بغیر اب چین سے بیٹھنے والا نہیں تھا. سامان گرگرتے واپسی کے بعد اپنے کاموں میں الجھا ہوا تھا. جب اسے جنگل سے جبار احمد کی لاش اٹھائے جانے کی خبر ملی یقیناً اس کی چال کامیاب ہو رہی تھی. ہادیہ ضمیر چودھری کی حقیقت جاننے کے لیے جو جال اس نے بچھایا تھا اس نے اپنے شکار کو پھانس لیا تھا. کال بند کرتے ہی وہ جو ہنسنا شروع ہوا تو پھر ہنستا ہی چلا گیا. سغرا جو اس وقت اس کے پاس ہی موجود تھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی. سب ٹھیک تو ہے نا سائیں؟ قدرے پریشانی سے اس نے پوچھا. وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا ہوں سب ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے ساتھ کبھی کچھ غلط میں ہونے نہیں دیتا. میں سمجھی نہیں سائیں. ہاں سمان احمد کو سمجھنا اتنا آسان کہاں ہے سغرا بی بی، پھر بھی وہ لڑکی ہے نا. سوزان سار کی جاسوس ڈبل رول ادا کری ہے میرے ساتھ. وہ ترنگ میں تھا. سغرا کا چہرہ تن گیا. مجھے تو اس پر شک نہیں ہوا سائیں. تمہیں شک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے. غلطی ہوگی سائیں، بہت بڑی غلطی ہوگی. اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. فوراً اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے سغرا نے ہاتھ باندھ لیے تھے. جب وہ بے نیازی سے بولا غلطی کی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی. نہیں سائیں، آپ کو بڑے سائیں کا واسطہ مجھے معاف کر دیں. وہ رو پڑی تھی مگر اس نے پاؤں کی زبردست ٹھوکر سے اسے پڑے دھکیل دیا. تمہیں پتہ تم سے شادی کیوں کی تھی میں نے؟ جب تم کسی لحاظ سے بھی میرے قابل نہیں ہو. اس بار وہ بولا تو اس کا لہجہ بے حد روکھا تھا. سغرا ہاتھ باندھے روتی رہی. میں بتاتا ہوں تمہیں کیوں شادی کی تھی. تم سے جیب سے شکاری چاقو نکلتے ہوئے وہ اسے دے کر بتا رہا تھا. تمہاری ہوشیاری کی وجہ سے جس طرح 10 سال تم نے میرے باپ کی خدمت کی اور اس عرصے میں حویلی کے بگڑے ہوئے معاملات کو اپنی سمجھداری سے حل کیا، بہت متاثر ہوا تھا میں تمہاری صلاحیت سے. اپنی بگڑی ہوئی زندگی میں ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی مجھے، مگر وہ جو لڑکی جو سوزان سار کی جاسوس ہے، تم نے اس معاملے میں غفلت دکھا کر ثابت کر دیا کہ تم میں بھی ابھی عقل اور ہوشیاری کی بہت کمی ہے. مگر بے فکر ہو، جان نہیں لوں گا میں تمہاری، کیونکہ تمہارا قرض دار ہوں. لیکن جو غلطی تم نے کی ہے اس کی سزا تو بنتی ہے نا. اس وقت اس کے چہرے پر صرف وحشت کا راج تھا. سغرا زد پتے کی مانند کانپتی رہی. اگلے 15 منٹ کے بعد سامان کاٹیج جس کی دلادوز چیخوں سے گونج رہا تھا. ہادیہ سوزان سے بات کر کے ابھی واش روم کی طرف بڑھ ہی رہی تھی جب سغرا کی دلخراش چیخوں سے دہل کر بے ساختہ دروازے کی طرف بھاگی. اپنے کمرے سے باہر نکل کر اس نے ارد گرد کے ہر کمرے میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی. جانے وہاں اس عقبیت خانے میں ایسا کون سا خفیہ کمرہ تھا جہاں وہ جنوار نما شخص اسے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا. اس نے فوری سوزان کو کال کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر پاور آف مل رہا تھا. شاید جھنجھلا کر انشا کے کمرے کی طرف آئی تو وہ بھی لاک ملا. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے. وہ پوری رات بے حد خوف اور اذیت کے ساتھ آنکھوں میں کٹ گئی تھی. اگلی صبح اپنی جان ہتھیلی پر رکھا وہ کمرے سے باہر آئی اور پھر سغرا کی تلاش شروع کر دی. ابھی وہ ایک راہداری سے دوسری راہداری کی تلاش کر رہی تھی جب کسی نے سرعت سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کمرے میں کھینچ لیا. ہادیہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کا سیل فون اس سے چھینا جا چکا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے اوپر والے اچانک حملے سے سنبھال پاتی اس کی نظر سمان احمد پر پڑی جو بے حد خصم کی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا. ہادیہ اس کے تیور دیکھ کر ہی چکرا کر رہ گئی. جب وہ پاس آیا تمہیں کیا لگا تھا سامان؟ بس احمد بس ایک معمولی شخص ہے جسے تم اپنی ہوشیاری سے آسانی سے بے وقوف بنا لوگی ہوں. اس وقت اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ وہ کانپ کر رہ گئی. تبھی اس نے دائیں ہاتھ سے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے نچلے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا. کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، ہر کسی کو آسانی سے دھوکہ دے دو گی. تم دوست بن کر ڈس لوگی. پہلے انشا اور اس کا شوہر تمہارا شکار بن جائیں گے. واہ، تم سے زیادہ ہوشیار لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی. وہ دہاڑ رہا تھا. ہادیہ کا تیز دھڑکتا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو مچل گیا. میں نے کیا کیا ہے؟ غداری کی ہے تم نے سمان احمد کے ساتھ غداری، اور تمہیں پتہ ہے غدار کو کبھی معاف نہیں کرتا میں، چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو. اس کا لہجہ قہر برسا رہا تھا. ہادیہ کو لگا بس زندگی یہی تک کی تھی. تبھی گہری سانس لے کر اس نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا. میں نہیں جانتی تم کس غلط فہمی کی وجہ سے مجھ پر شک کر رہے ہو، لیکن اگر میری جان لینے سے تمہاری کسی انا کو تسکین ملتی ہے تو لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بکواس بند کرو. اپنی
तुम्हारा फ़ोन मेरी तावील में, आप तमाशा देखो। कहने के साथ ही इसने कुछ टाइप किया और फिर मोबाइल आदिया के सुपुर्द कर दिया। वो हैरान से इसकी हरकत को देखती रह गई। जब इसका सेल बजना शुरू हो गया, सुजान से इसे कॉल कर रहा था। इसके कॉल पिक करते ही वो बेताबी से बोला, हाँ हादो, कहाँ हो तुम? सामान को कैसे शक हुआ तुम पर? आदिया ने एक नज़र सामान पर डाली, फिर थके हुए लहजे में बोली, ये शख्स तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा शातिर है। सुजान, मेरी ज़िंदगी की आखिरी इल्तिजा सुन लो, शायद इसके बाद तुम कभी मेरी आवाज़ ना सुन सको। आखिरी अपील कर रही हूँ, प्लीज़ इस शख्स की पहुँच से कहीं दूर चले जाओ, कुछ अरसे के लिए कहीं चले जाओ, प्लीज़ मेरी बात सुनो आदो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। वहाँ स्पीकर ऑन था। इससे पहले क्या दिया कुछ कहती, साबान ने हाथ बढ़ाकर इससे फ़ोन छीन लिया। इसको कहते हैं अक्ल का सही इस्तेमाल। कितना मज़ा आएगा जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने रकीब की जान लूँगा, है ना? क्या लगाते हुए उसका ज़ब्त आज़मा रहा था। जवाब में आदिया ने इसके चेहरे पर थूक दिया, तुम जैसे घटिया और तुम पर हाथ उठाने वाले नीच इंसान से कोई अच्छी उम्मीद रख भी नहीं सकती थी मैं। इसके लफ्ज़ सामान को किसी चाबुक की तरह लगे थे। तभी वो गराया, कोई अफसोस नहीं, हक के रास्ते पर मौत शहादत वालों को मिलती है। तुम अपनी फ़िक्र करो, बहुत जल्दी तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। इसकी घराहट का जवाब इसने मुकम्मल दीदा दिलेरी से दिया था। समान अहमद की आंखों में जैसे खून उतर आया था। यूँ भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम मुझे धमकी दे रही हो। एक हाथ में इसका जबड़ा दबोच कर दूसरे हाथ से इसने इसका गला घोंटना शुरू कर दिया था। आदिया इस अचानक अफदाद के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा सामान के हमले पर बुखलाते हुए इसने इसका मजबूत बाजू पकड़कर अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इसकी ताकतवर मर्द के सामने इसकी सारी कुव्वत रेत की दीवार साबित हुई। अगले चंद मिनटों में इसकी आंखें फैलना शुरू हो गई थी। इस रात वादी बिल्दिस्तान गहरे बादलों की लपेट में थी। दिन भर की थकन के बायस अंशा रात में खाना खाकर जल्दी सो गई थी। इस वक्त शायद आधी रात का टाइम था जब बादलों की शदीद गरज की वजह से इसकी आंख खुल गई। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से बिजली यूं कड़क रही थी जैसे इसी कमरे पर गिरेगी। इस वक्त न चाहते हुए वो बेहद खौफजदा हो गई थी। अंधेरे में दीवार का सहारा लेती वो बाहर हाल कमरे में आई तो वहाँ भी कोई नहीं था। साइड वाले कमरे से रोशनी की पतली सी लकीर बाहर आ रही थी। अंशा इस तरफ बढ़ गई। ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर जाकर सेन साहब दीवार के साथ जाए नमाज बछाए तहज्जुद की नमाज अदा करते नजर आए। इनके चेहरे पर इस वक्त बेहद सुकून और नूर था। इसने दरवाज़ा आहिस्ता से दोबारा बंद कर दिया। बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान और इनाम नमाज ही तो थी, एक ऐसी दौलत जिसकी कदर और कीमत का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके दिल अल्लाह ने इस अनमोल ख़जाने को समेटने के लिए खोल दिए थे। वो पलट कर अभी अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक लाइट आ गई। अंशा बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अभी अपने कमरे की तरफ बढ़ना ही चाहती थी जब अचानक इसकी नज़र जाकर सैन साहब के कमरे के आध खुले दरवाजे पर पड़ी। सामने दीवार पर कुछ तस्वीरें आवीज़ा थी। अंशा इन तस्वीरों पर एक सरसरी निगाह डालकर आगे बढ़ना ही चाहती थी कि अचानक ठटक कर रुकी। वहाँ सामने दीवार पर एक तस्वीर सी लम्हे इसकी होश उड़ा गई थी। जाकर सैन साहब नमाज से फारिग हुआ कमरे से बाहर आए तो वो फटी फटी निगाहों से इनके कमरे के आध खुले दरवाजे को देख रही थी। तभी वो पास है, क्या बात है बेटी, क्या देख रहे हो? इनके सवाल पर जैसे होश में वापस आई थी। दादा जान, वो सामने तस्वीर में आपके दाएं बाएं दोनों शख्स कौन है? जाकिर हुसैन साहब को इसके चेहरे की रंगत ने फिक्र में मुबतला किया था। ज़रा सी नज़रें फेर कर उन्होंने सामने दीवार पर आवेज़ा तस्वीर को देखा, फिर खामोशी से सर झुकाकर कुछ फासले पर धीरे सोफे पर बैठ के, तुम इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? इनका लहजा इस बात की चुगली खा रहा था कि वो अंशा को अपने ज़ाती मामलात में इतनी जल्दी दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं दे सकते थे। तभी वो बोली, क्योंकि इनमें से एक शख्स के साथ ज़िंदगी के 25 साल गुजार चुकी हूँ। जाकिर हुसैन साहब को इसके लहजे की मजबूती ने गोया हैरानगी के समुद्र में गोताजन कर दिया था। वो बोले तो इनका लहजा खासा बेयकीन था। किसकी बात कर रही हो? सहर की? जी हाँ, मगर सहर का तो सिर्फ एक ही बेटा है, मैं जानता हूँ इसे। जाकिर साहब की पुरनूर बूढ़ी आंखों में शबहात थी जब वो मजीद बेचैन होते हुए बोली, आप कैसे जानते हैं इन्हें? मेरा मुंह बोला बेटा और शागिर्द था सहर, मैं नहीं पाला था इसे। इनकी बताई हुई मालूमात अंशा को चकरा देने के लिए काफ़ी थी। या आप क्या कह रहे हैं दादा जान? सायरा आनी तो हमेशा यही कहती थी कि सहर अंक का दुनिया में कोई नहीं हूँ, इसका वाकई कोई नहीं था। सर झुका कर कहते हुए अब दीदा हो गए थे। अंशा की बेचैनी मजीद बढ़ गई। आप ठीक है ना दादा जान? हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर अभी थोड़ा आराम करूँगा। कुछ यादें वाकई ज़ख्म उधेड़ देती हैं। जाकिर हुसैन साहब के ज़ख्म भी उधर गए थे। अंशा इन्हें बेबसी से उठते और फिर उठकर अपने कमरे के जाते हुए देखती रही। कितने सवालात थे जो इस वक्त इसके दिमाग में कलबला रहे थे। कितनी बेबसी थी इस वक्त, वह अपने किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा सकती थी। वो परछाई जिससे भागकर वो सवाल से गिलगित आई थी, इस परछाई
نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ رات کا پچھلا پیر شدید بے چینی کی نظر ہو گیا تھا۔ خدا خدا کر کے صبح کی اذان ہوئی تو اس نے اٹھ کر وضو کیا، پھر نماز پڑھ کر شدت سے دعا کی کہ اب کبھی کسی کا سامنا سوزان سار سے نہ ہو، مگر اس کی دعا مستجاب نہیں ہوئی۔ ہر دعا کے مقدر میں شاید فوری قبول ہونا لکھا ہی نہیں ہوتا۔ سمان احمد کے مضبوط مردانہ ہاتھوں کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں پھیلنے کے ساتھ ساتھ اب وجود بھی ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا تھا جب سمہان کی جیکٹ میں موجود اس کا موبائل بج اٹھا۔ اچانک آنے والی کال نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، تبھی وہ اسے نفرت سے پرے ہٹاتا ہوا موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں عقب کو کیا بات ہے؟ اسکرین پر جگمگاتے نمبر پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے تیسری بیل پر کال ریسیو کی تھی جب دوسری طرف سے اس کے ساتھی نے کہا، اچھی خبر نہیں ہے سر، سوزان سار پولیس کی بڑی تعداد کے ساتھ آپ کو گرفتار کروانے کسی بھی وقت وہاں پہنچ رہا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے فوراً وہاں سے نکلیں، اس وقت یہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، گاڑی اور ڈرائیور بھیجو فوری۔ وہ بزدل نہیں تھا، مگر اس وقت سامان کاٹے میں موجود دو عورتوں کا جو حال وہ کر چکا تھا، ان دو عورتوں کے ساتھ پولیس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتا تھا، تب بھی فی الوقت وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ ہادیہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی، جبکہ سغرا کا جو حال وہ کر چکا تھا اسے امید نہیں تھی کہ وہ 2-3 مہینوں سے پہلے ٹھیک ہو سکے گی۔ اس وقت ان دونوں عورتوں کا سوزان سار کے ہاتھ لگنے کا مطلب تھا عدالت میں اس کا کیس کمزور ہونا، اور یہ وہ کسی طور نہیں ہونے دے سکتا۔ تبھی جیسے اس کی گاڑی اور ڈرائیور پہنچے وہ ان دونوں عورتوں کو لے کر فوراً سوات سے نکل گیا۔ دنیا میں اس کے خفیہ اڈوں کی کمی نہیں تھی، لہٰذا سوات سے نکل کر اس نے کہاں قیام کرنا تھا اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ سوزان جس وقت پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ سوات میں موجود سامان کاٹیج پہنچا، وہاں ویسے ٹپکاتے در و دیوار کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ملازم نہ ملازمہ۔ وہ کیسے پکڑتا، کس سے سراغ پاتا؟ ایک طرف انشا کی جان اگر خطرے میں تھی تو دوسری طرف ہادیہ کی جان کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی شدید خطرہ لاحق تھا۔ صرف اس کی وجہ سے یہ مخلص لڑکی مصیبت میں پڑ گئی تھی۔ سعید ایک کالیں کر رہا تھا، ہادیہ کا نمبر کیوں پاور آف ہے؟ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ ہادیہ کے ساتھ کیا سانہ پیش آیا۔ زندگی میں دوسری بار وہ اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سوات کا چپا چپا چھاننے کے باوجود اسے کہیں سمہان احمد، انشا اور ہادیہ کا سراغ نہیں ملا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ انشا تو کب کی وہاں سے اس کے کیچڑ سے نکل چکی تھی، مگر چونکہ وہ لا علم تھا لہٰذا اسے ہادیہ ضمیر چودھری کے ساتھ ساتھ انشا عظیم کی بھی فکر تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے جب اسے سامان کے خاص آدمیوں میں شامل اپنے خاص بندے کی کال موصول ہوئی۔ سوزان نے دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ ہاں کہو سعد، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ اچھی نہیں ہے سر، سامان احمد اپنی خاص ملازمہ سغرا اور آپ کی دوست ہادیہ ضمیر کے ساتھ سوات سے نکل چکا ہے۔ کل رات اس نے سغرا بی بی پر بہت تشدد بھی کیا، جگہ جگہ سے اس کا جسم چاقو سے کٹ گیا ہے، اس نے بہت زخمی حالت میں ہے وہ۔ ہادیہ بی بی بھی بے ہوش تھی، اصل میں وہ یہاں سے فرار ہی اس لیے ہوا تھا کہ اس کے قبضے میں دونوں خواتین ٹھیک نہیں تھیں، اور آپ کے یہاں پہنچنے کی اطلاع بھی اس سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ او خدا، کچھ پتہ ہے کہاں گیا ہوگا وہ؟ نہیں سر، سامان احمد نے آج تک اپنے کسی پلان کی خبر کسی ملازم کو نہیں دی، اپنا ہر کام ہر سرگرمی خفیہ رکھتا ہے وہ۔ اچھا، وہ جو اس کی بیوی ہے انشا، وہ کہاں ہے؟ کیا اسے ساتھ لے کر نہیں گیا وہ؟ نہیں سر، وہ تو کچھ روز قبل ہی کہیں چلی گئی تھی سامان کاٹیج سے۔ واٹ، اکیلی کیسے چلے گی؟ سامان احمد نے اسے اکیلے جانے دیا؟ اکیلی نہیں گئی سر، سامان احمد نے خود اپنی نگرانی میں کہیں چھپایا انہیں۔ او میرے خدا، کیا کروں میں اب؟ دایاں ہاتھ گنے بالوں میں پھنسا کر اس نے بے ساختہ اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا جب سیل کی دوسری جانب سے آواز آئی، کیا ہوا سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم ایسا کرو جیسے سامان احمد کے بارے میں کوئی بھی معلومات ملتی ہے تم فوراً ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجھ سے رابطہ کرو گے۔ اوکے جی ٹھیک ہے سر۔ کال منقطع ہو گئی تھی، پولیس نفری کو اس نے واپس بھجوا دیا تھا، مگر وہ خود پوری رات وہی رہا تھا۔ عجیب دہرائے پر زندگی آ کھڑی ہو گئی تھی کہ نہ آگے کچھ نظر آ رہا تھا نہ پیچھے، وہ جاتا تو کہاں جاتا؟ اسی شش و پنج میں الجھا تھا جب اچانک اس کا سیل پھر بج اٹھا۔ السلام علیکم۔ روشن اسکرین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے سامنے وال کلاک کی طرف دیکھا، صبح کے 6 بج رہے تھے۔ تب اس نے فوراً کال پک کی تھی جب دوسری طرف سے اس کے سلام کے جواب میں پوچھا گیا، کیسے ہو برخوردار، کتنے ماہ ہو گئے کبھی چکر نہیں لگایا تم نے، لگتا ہے بوڑھے دادا کو بھول گئے ہو۔ ارے نہیں دادا جی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بس کچھ معاملات ایسے تھے کہ بہت بری طرح سے کام میں پھنسا ہوا تھا، آپ تو جانتے ہیں میرے کام کو۔ ہاں ہاں سب خبر ہے مجھے، اسی لیے تو کبھی گلہ نہیں کیا۔ شکریہ دادا جی۔ یہ بتائیں آج اس وقت کیسے یاد کر لیا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں بیٹے سب ٹھیک ہے۔ یہ بتاؤ کیا تمہارے والد نے کبھی کسی لڑکی کو گود لے کر پالا ہے؟ سوزان کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس سے کبھی یہ سوال بھی کر سکتے ہیں، تب یہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی دادا
جی لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی کہیں سے پتہ چلا تو پوچھ لیا ہوں، ٹھیک ہے۔ دل کی تکلیف مزید بڑھ گئی تھی۔ ذاکر حسین صاحب نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد رابطہ منقطع کر دیا تو پھر سے سبحان احمد اور عادیہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں اس وحشی انسان نے عادیہ کا دھوکہ ثابت کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ پتہ نہیں انشا کو کہاں رپورٹ کیا ہوگا اس نے۔ کتنے سوال تھے جو ناگن بن کر سر اٹھا رہے تھے، مگر بے بسی سے بے بسی تھی، کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک لمحے کی مسافت کے بعد سبحان عادیہ اور سغرا کے ساتھ جس وقت کاغان پہنچا، سورج ڈل چکا تھا۔ کاغان میں ابھی پچھلے سال اس نے اپنے لیے خوبصورت سا گھر خریدا تھا، لہٰذا اس وقت یہی گھر اس کا مسکن بن گیا۔ سوات کی طرح یہاں اس گھر میں بھی صفائی ستھرائی اور پہرے داری کے کسی ملازم کو گھر میں قیام کی اجازت نہیں تھی۔ رات تقریباً 8 بجے کے قریب عادیہ کو ہوش آیا تو سبحان احمد کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اپنے قریبی سے کسی کے درد سے کرانے کی آواز سنائی دی تو فوراً بستر سے اٹھ بیٹھی۔ بڑے سے کشادہ کمرے کے دائیں جانب اس نے سغرا کو دیکھا جو اس وقت پٹیوں میں جگڑی دیکھے جانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ عادیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بستر سے اٹھ کر وہ فوراً سغرا کے پاس آئی تھی جس کا وجود درد کی شدت سے بخار میں جل رہا تھا۔ سغرا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں تم سے کیا کہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ انسانیت کے ناطے تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں رہتی ہو ایسے جانور نما انسان کے ساتھ جسے انسانیت کے معنی بھی نہیں پتہ؟ وہ اس وقت حقیقتاً اس کے لیے دکھی تھی، مگر سغرا نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ چلی جاؤ یہاں سے، پہلی بار سائیں کے کسی غدار کو پہچاننے میں غلطی ہوئی، مجھ سے سزا تو ملنی تھی۔ واٹ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس شخص نے بنا تمہیں انسان سمجھے پورا جسم دے ڈالا ہو تمہارا اور تم پر اسے درست کہہ رہی ہو؟ یار کیسی غلامی ہے یہ، کیسی جہالت ہے۔ جتنے پیسے یہ شخص تمہیں ماہانہ دیتا ہوگا اس سے کہیں زیادہ پیسے مل جائیں گے تمہیں۔ اسے اپنی تکلیف اپنے زخم بھول گئے تھے، جان جانے کا ڈر بھی نہیں رہا تھا اب، اس لیے چلا کر بولی تو سغرا کے لب پھیل گئے، خوش پیڑی زدہ ہونٹوں پر بڑی بے چین سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پیسوں کے لیے سائیں کا ساتھ نہیں دیتی میں تو پھر کوئی مجبوری ہے؟ ہاں کیا مجبوری ہے ایسی جو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہی ہو تمہیں کیوں بتاؤں تم کون ہوتی ہو سب جاننے والی؟ اچھا، وہ بدگمان ہوئی۔ جواب میں عادیہ نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ دیا۔ بہن ہوں تمہاری اگر سمجھو تو۔ اس کے الفاظ پر سغرا بیگم کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی آئی تھی۔ کچھ تھا عادیہ ضمیر چودھری کے لہجے اور چہرے پر جو اسے یقین کرنے پر اکسا رہا تھا، تب یہ بولی، مجبوری ہے میری کیونکہ شوہر ہے وہ میرا۔ واٹ، یہ کیسا سوال ہے یار؟ عادیہ کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ سغرا کے لبوں پر پھر بے جان سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کمال ہے یار، اگر وہ شخص تمہارا شوہر ہے تو باندھی بنا کر کیوں رکھا ہوا ہے اس نے تمہیں؟ کیوں اتنا کیر کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسا نہیں، عادیہ کے الزام پر وہ جیسے تڑپ اٹھی۔ شخص نے تو معتبر کیا ہے مجھے، اپنا نام دے کر کی تو میرے اپنوں نے کیا تھا مجھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کیسے سمجھو گی تم؟ بہت لمبی کہانی ہے، مجھے بتاؤ پلیز۔ کوئی شخص کے پلے پڑی تم؟ وہ بے چین تھی۔ سغرا نے اپنی کرائیں ثابت کر کے گہری سانس لی، پھر تکیے پر سر ٹکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی میں، جو شادی کے 15 سال بعد رب سائیں نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد میرے ماں باپ کی جھولی میں ڈالی۔ سانگڑ کا سب سے بڑا وڈیرا تھا میرا باپ، خوشاب بتین سکر، سارے علاقے میں نام چلتا تھا اس کا۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی ایکڑ زمین کے وارث تھے وہ۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کہ پھر ایک رات اچانک میری ماں کی موت ہوگی۔ سینے میں اٹھنے والا درد ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ میں ان دنوں کالج میں پڑھتی تھی۔ ماں کی اچانک موت نے ساری خوشیاں چھین لی میری۔ مجھے اچانک لگا میں 2-4 دن میں بچپن سے کود کر سیدھی بڑھاپے میں آ گئی ہوں۔ سب میری ذہانت کی تعریف کرتے، بابا اپنے اکثر معاملات میں میری رائے لیتے۔ سامان کے بابا احمد حسن میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے، جب بھی وہ بابا سے ملنے آتے میری بہت تعریف کرتے۔ انہی دنوں جب میں اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی، چچا بابا کے پاس اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ بابا کو اپنا وہ پاش بھتیجا پسند نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے سہولت سے انکار کر دیا، مگر چچا اور ان کے بیٹے نے اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یوں ایک روز پوری پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں نے میرے بابا کی جان لے لی۔ میرے بابا شکار کے شوقین تھے، وہ شکار پر گئے اور وہیں ان لوگوں نے دھوکے سے ان کے وجود میں گولیاں اتار دی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ پتہ تو اس وقت چلا جب بابا کی لاش گھر آنے سے پہلے ہی چچا کے بیٹے نے مجھے اپنی ہوس کا شکار بنا لیا، میری عزت برباد کی، بلکہ یہ طعنہ بھی دیا کہ وہ دیکھے گا اب کون اپنی عزت بناتا ہے مجھے۔ میرے لیے تو یہی قیامت بہت بڑی تھی کہ اوپر سے بابا کی موت کی خبر نے گویا آواز ہی سلب کر لی ہے۔ تب بھی اس مشکل وقت میں احمد انکل نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیا۔ بابا کی تدفین کے بعد اپنے بیٹے کو زبردستی منا کر انہوں نے میرے ساتھ نکاح کروایا۔ مجھے نام مل گیا، عزت مل گئی تھی، اور کیا چاہیے تھا؟ نہ سامان سائیں نے کبھی مجھے بیوی والی عزت دی اور نہ میں نے مانگ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میں ان کے قابل ہی نہیں تھی۔ سغرا کی کہانی دل چیر دینے والی تھی۔ عادیہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی، جبکہ کمرے کے
बंद दरवाजे के उस पार खड़ा समान अहमद भी जैसे साख्त रह गया था। इसने तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि ज़िंदगी ने इसके साथ क्या क्या खेले थे। वो तो बस यही जानता था कि इस लड़की की आबरू महफूज नहीं रह सकी थी, लिहाजा अपने बाप के दबाव में इसने इसके साथ शादी कर ली और बस कहानी ख़त्म। वह बाप की मंजूर नज़र थी इनकी ज़िंदगी में। समान इनके मामला से दूर आ, मगर बाप के वफात के बाद कौन रोकने वाला था इसे। बूढ़े दादा को तो कभी इसने इतना हक ही नहीं दिया था कि इसके मामलात में दखल अंदाजी कर सके। लिहाजा अपने अंदर की सारी पड़ास, सारा गबार जो भी ज़िंदगी ने इसके अंदर भरा था वो इस बेकसूर लड़की पर निकालता रहा, जिसने सिर्फ एक नाम की हवस हमेशा इसके साथ वफा निभाई थी। बड़े से बड़े सितम पर भी इसने कभी ज़बान से उफ नहीं किया था। कुछ तो था इस वक्त इसके अंदर जिसने से वही दहलीज से वापस पलट जाने पर मजबूर कर दिया था। हादिया अब सुगरा का हाथा में इसके बाल सहला रही थी। इतने दर्द, इतनी बहादुरी से कैसे बर्दाश्त कर लिए तुमने सुगरा? वो रो रही थी। सुगरा ने अपनी आंखें पूंछ ली। बस कुछ था ही नहीं पास, किस पर गुरूर करती। तुम्हारी ज़मीनें, घर बार सब साईं को दे दिया मैंने, अपने नाम रख कर करना भी क्या था। ओ मेरे खुदा यार, इतना कुछ पा कभी शख्स के दिल में कभी तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत, रहम का जज्बा नहीं आया। वो दुखी हो रही थी। जवाब में सुगरा ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मानती हूँ कि पहले भी बहुत कुछ सहा है, मगर तब शायद हिम्मत ज़्यादा थी जिसमें अब हिम्मत नहीं है। बार बार होंठों पर ज़बान फेरती वह बहुत मुश्किल से अपना दर्द जब्त कर रही थी। हादिया की बेचैनी बढ़ गई। क्यों मारा इस बेशी ने इतनी बर्बरियत से तुम्हें? तुम्हारे लिए। साईं को लगा जैसे शायद मैं जानती कि तुम इनके साथ धोखा खा रही हो, मगर मैंने तो इन्हें नहीं बताया। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानती थी कि तुम इनके साथ धोखा खा रही हो। ना ही मैं ये जानती हूँ कि इन्हें कैसे पता चला तुम्हारी गद्दारी का हूँ। तुम वाकई नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। क्या यही कि तुम्हारे साईं को मेरी हकीकत कैसे पता चला? कैसे पता चला? अंशा ने बताया इसे, तुम्हारे शोहर की दूसरी बीवी महबूबा ने। तुम्हें कैसे पता? इसे सब पता था, इसलिए। तुम कहना चाहती हो कि वो भी साईं के साथ धोखा कर रही है? नहीं, वो धोखा कैसे कर सकती है? वो तो प्यार करती है तुम्हारे साईं से। ये तुमसे किसने कहा? किसी ने कहना था, मैंने खुद देखा है। गलत देखा है फिर तुमने, क्योंकि समान साईं के साथ इनकी शादी सिर्फ कागज़ की हद तक है बस। आज तक साईं ने कभी इसके कमरे में एक रात नहीं सोए। वाट, ये क्या कह रही हो? वही जो सच है, साईं से प्यार नहीं करती वो। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, तुम वो नहीं जानती जो मैं जानती हूँ। सुगरा के लहजे की मजबूती ने अंशा से के मतलब इसके तमाम शबात को मिटा दिया था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसे समान अहमद से मोहब्बत नहीं थी तो वो दोबारा क्यों आई इसके पास? जाने अंदर की ये कहानियाँ थी जिनका सराग इसे नहीं मिल रहा था। सुगरा की तकलीफ़ गुजरते हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी, मगर वो क्या करती? इस इख्तियार में कुछ भी नहीं था। तभी वो वहाँ आया था। हादिया इसे देखते ही नफरत से मुँह फेरती वहाँ से उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि सुगरा का रंग इसे देखकर मजीद पीला पड़ गया। इसे लगा जैसे इस शख्स ने इसकी सारी बातें सुन ली हों और अब इस यकीनन इसकी खैर नहीं थी। उसके पास बैठा था जब खौफ से खपखपाते हुए बोली, साईं मैं इससे बहुत कोशिश की बोलने की, मगर ज़बान इतनी खुश्क हो गई थी कि वो चाहने के बावजूद कुछ न बोल सकी। समान अहमद की खामोश निगाहें इसे जिंदा दरगोर करने के लिए काफ़ी थी। ये इसके अंदर का खौफ ही था कि इसकी कोई भी बात सुने। इसने अपना दिल पर असर लिया कि अचानक इसकी तबीयत बिगड़ना शुरू होगी। समान अहमद के लिए कतई गैर मुतवक्को था। तभी इसने इसके सर पर हाथ रखा। सुगरा वो नहीं सुन पाई थी। इसकी आंखें जैसी किसी गहरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। वह हाथ जोड़कर सामने बैठे शख्स से माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर इसका जिस्म जैसे सर्द पड़ता जा रहा था। जर्द चेहरे पर फैली हुई आंखों में सवाए वहशत और खौफ के और कुछ नहीं था। समान अहमद नदामत के समुंदर में गर्क हो गया। सुगरा मेरी बात सुनो, हौसला रखो प्लीज़, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो इसका बाजू सहला रहा था, मगर इसके सामने जख्म हुई इस लड़की की आंखें मुसलसल अंधेरे में डूबती जा रही थी। वक्त जैसे कुछ कहने और सुनने से बहुत आगे निकल गया था। ज़िला सांगड़ की एक अमीर कबीर माँ बाप की इकलौती बेटी किस बेबसी जख्मी परिंदे की मानंद फड़फड़ाती अपने सियाद के हाथों में सांसों के मोता हारती जा रही थी। और फिर देखते देखते वह गोश्त पोश से बना खूबसूरत वजूद मिट्टी में तब्दील हो गया था। समान अहमद को मौका ही ना मिल सका कि वो इससे अपनी नदामत का इजहार कर सकता, अपने कद से छोटा होकर इससे अपने वशियाना रवैये की माफ़ी मांग सकता, इसकी खिदमतों और वफादारियों का इतराफ़ कर सकता। वो तो इसे हमेशा कुछ कहने का मौका दिए बगैर दुनिया से चलेगी। समान अहमद को लगा जैसे इसका अपना वजूद बर्फ़ के मुजस्मे में तब्दील हो गया था। वो एक सर्द तरीन रात थी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी रास्तों पर दिन भर बर्फ़बारी ने अपना कब्ज़ा जमाए
रखा था। फ़ोन की बेल पिछले आधे घंटे से वक्फे से बज रही थी, मगर इसमें रिसीवर उठाने वाला वाहिद शख्स खुद तेज़ बुखार की लपेट में बिना किसी दवा दारू के होश हवास से बेगाना पड़ा था। रात किसी थके हारे मुसाफिर की तरह गुजरती जा रही थी, मगर सड़क के इस पार घनी झाड़ियों में आड़ा तिरछा पड़ा वजूद जैसे अब हिम्मत हारता जा रहा था। इसकी कमर टूट चुकी थी। वो एक सर्द तरीन रात थी। गिलगित और बल्तिस्तान के पहाड़ी रास्तों पर दिन भर बर्फबारी ने अपना कब्जा जमाए रखा था। फ़ोन की बेल पिछले आधे घंटे से वक्फे से बज रही थी, मगर इस घर में रिसीवर उठाने वाला वाहिद शख्स खुद तेज़ बुखार की लपेट में बिना किसी दवा दारू के होश हवास से बेगाना पड़ा था। रात किसी थके हारे मुसाफिर की तरह गुजरती जा रही थी, मगर सड़क के उस पार घनी छाँव में आड़ा तिरछा पड़ा वजूद जैसे अब हिम्मत हारता जा रहा था। इसकी कमर टूट चुकी थी, निचला धड़ भी बेजान और महफूज महसूस हो रहा था। तभी इस पर किसी टार्च की रोशनी पड़ी थी और इसी के साथ इसके जिस्म का तल्लुक होश हवास से ख़त्म हुआ था। गिलगित और बल्तिस्तान की सर्द तरीन रात आगे आने वाली ज़िंदगी में किसी के लिए बहुत अंधेरे लेकर आने वाली थी। सुजान के बुखार की शिद्दत काफ़ी कम हो चुकी थी। इसकी आंखें खुली तो इसने अंशा को बेड से कुछ ही फासले पर दरी कुर्सी पर बेसुध सोए हुए पाया। यूं इसके एक बाजू बाएं गाल के नीचे, जबकि दूसरा मेज़ पर धरा था, जिस पर इसकी कुछ दवाइयाँ वगैरह रखी थी। वो इसे देखता रहा, बेसाख्ता बेख्तियार। तभी से वो दिन याद आया जिसकी अजियत आज भी इसकी रगों में खून किसी शरारे की मानत दौड़ रही थी। इस रोज़ वो बहुत खुश था क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। अंशा रादिया भी पास हो गई थी। मिसिस सार की खुशी में दीदनी थी। सुजान की कामयाबी की खुशी में उन्होंने पूरे मड्डे में मिठाई बांटी थी। अंशा की तबीयत नासाज थी। नज़ला ज़ुकाम बुखार ने इसकी मत मार रखी थी। तभी वो इसे प्यार देकर थोड़ी देर इसके पास बैठ कर घर वापस चली आई थी। इस रात शाम का खाना खाने के बाद साहर साहब हस्बे मामूल अपने स्टडी रूम में मसरूफ़ थे। जब इन्हें चाय देने गई तो सामने के मंजर ने गोया होश उड़ा दिए। साहर साहब जाने कब से राइटिंग टेबल पर ऊंधे मुंह पड़े होश हवास से बेगाना थी। इनके नीचे पड़ी आध खुली डायरी पुराने वक्तों की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर गैर वाजिया दिखाई दे रही थी। सायरा बेगम को इस वक्त सिर्फ साहर साहब की फिक्र थी। तब भी बेहद घबरा कर उन्होंने इन्हें झंझोड़ कर होश में लाने की नाकाम कोशिश की थी। फिर इनके कदमों पर वापस भाग कर वो सोए हुए सुजान को जल्दी से उठा लाई। सुजान चूंकि गहरी नींद से बेदार हुआ था, लिहाजा इसकी आवाज़ ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। इसे यही समझ आया कि वह साहर साहब को उठाकर फौरी अस्पताल ले जाए। इसी मकसद के लिए इसने भाग कर गाड़ी निकाली और फिर बिना किसी मदद के इन्हें गाड़ी में डालकर सायरा बेगम के साथ अस्पताल रवाना हो गया। सब इतनी अफरा तफरी इमरजेंसी में हुआ कि इसे अपने कमरे से अपना मोबाइल उठाने का भी होश ना रहा। अस्पताल पहुंचकर भी इसकी जान सूली पर लटकी रही। साहर साहब ICU में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। सायरा बेगम का रो रो का बुरा हाल था। कोई इस वक्त सुजान के अंदर फैले इंतशार और उसकी परेशानी का अंदाज़ा नहीं कर सकता था। वो भी नहीं जो अपनी सांसों से बढ़कर इससे मोहब्बत का दावा करती थी। इस वक्त जब कभी माँ को दिलासा दे रहा था, कभी बाप की डूबती सांसों पर डॉक्टर्स की दौड़ें देख रहा था। अंशा की सायरा बेगम के नंबर पर बार बार आती कॉल ने इसे बहुत डिस्टर्ब किया था। तभी चंद बार कॉल नज़रअंदाज करने के बाद इसने दोबारा कॉल काट दी, मगर वो इस पर भी कॉल करने से बाज नहीं आई थी। यही वो वक्त था जब अपने आवाज़ कंट्रोल करने में नाकाम इसने बेहद गुस्से में कॉल उठाकर इसे डांटा था। हाँ बोलो, क्या मुसीबत दरपेश आ गई है? अंशा को अंदाज़ा नहीं था कि वो इसे इस लहजे में बात करेगा। शायद तभी वो गड़बड़ाई थी। सुजान, अभी आदिया ने जो कहा वो सच है? इसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि आदिया ने क्या कहा है इससे, जिसकी तस्दीक के लिए वो मरी जा रही थी। इस वक्त इसके जहन में यही था कि शायद आदिया को इसके वालिद की ख़राब तबीयत का इल्म हो गया और यही इसने अंशा को बताया था। तभी कदरे बेरुखी से बोला, हाँ सच है, और आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। अंशा कुछ कह रही थी, मगर इसने बगैर इसे सुने कॉल मुनक़ता कर दिया। एन इस वक्त डॉक्टर ने साहर साहब की मौत की तस्दीक की थी। इन्हें पड़ने वाला पहला ही दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ था। एक क़यामत थी जो इस रात सुजान साहर पर टूटी थी, और एक क़यामत थी जिनका सामना इस रात अंशा अजीम ने किया था। अपने महबूब बाप के वजूद को जिंदा लाश की सूरत वो कैसे सुबह अस्पताल से घर लाया, सिर्फ वही जानता था। सायरा बेगम बेहोश थी। होश में आने के बाद भी इनका सख्ता नहीं टूटा था। हादिया और मोहित को जैसे ही इस अफसोसनाक सानिया की खबर हुई, वो दोनों फ़ौरन दौड़े चले आए थे। पूरे इलाके को खबर हो चुकी थी, मगर अंशा नहीं आई थी। सुजान को इस वक्त अपना होश नहीं था। वो कैसे इससे बाज पर्स करता, मगर इतने नाजुक मौका पर इसका ना आना इसे बहुत महसूस हुआ था। साहर साहब की तदफीन को दूसरा दिन था जब मोहित ने इसे बताया, यार एक उड़ती उड़ती अफवाह
सुनी है, पता नहीं झूठ है या सच। वो जो दर्द से नडाल था मोहित की इस बात पर चूंके बगैर नहीं रह सका। कैसी अफवाह यार, इधर महल्ले में 3-4 लोगों से सुना कि अजीम साहब परसों रात अपनी बड़ी बहन और भांजे के साथ ये महल्ला छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। खबर ऐसी थी कि सुजान को पाँव के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। वट ये क्या कह रही हो यार? इसे अंशा का बार बार कॉलें करना याद आया था। वो किसी इमरजेंसी के बगैर कभी इसे मुसलसल कॉल नहीं करती थी। तब इसके जहन में इसकी बात ताज़ा हुई तो वो फ़ौरन वहाँ से उठकर अंदर लाउंज में हादिया के पास चला आया, जो नीम बेहोश सी सायरा बेगम के पास बैठी सपारा पढ़ रही थी। हादिया ज़रा बात सुनो, इसकी पकार पर सपारा साथ बैठी औरत के हवाले करके वो उठी थी। ऑफिस के इशारों पर इसके कमरे में चली आई। मोहित भी वही आ गया। जब इसने पूछा परसों रात जब अब्बू ICU में थे, अंशा की कॉल आई थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हादिया ने इससे जो कुछ कहा वो सच है। मुझे बात का इल्म नहीं था। मैं समझा शायद तुमने इसे अब्बू की तबीयत के बारे में बताया, इसलिए तस्दीक कर दी, मगर अब लग रहा है बात कुछ और थी। मुझे बताओ क्या बात हुई थी इससे तुम्हारी? इसके सवाल का जवाब हादिया के बजाय मोहित ने दिया। तो कोई ख़ास बात नहीं थी यार, बस यूं ही एक छोटा सा मजाक था। मैं अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना सीरियस ले लेगी। क्या मतलब? यानी तुम भी जानते हो हादिया ने क्या कहा था अंशा से? हाँ जानता हूँ। असल में हादिया यूं ही आपस में गपशप कर रहे थे कि बात तुम्हारी और अंशा की मोहब्बत पर आ गई। हादिया ने बताया कि अंशा तुम्हें लेकर बहुत पॉसेसिव है, मगर मेरा ये कहना था कि इसे तुम पर आधा इतमार है, बस इसी बहस छिड़ गई और हमारी शर्त लग गई। मेरे सामने हादिया ने इसे कॉल किया और बताया कि तुम हादो को प्रपोज करने वाले हो। अंशा को तो तुमने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए मंगनी की थी, बस इतनी सी बात थी। तुम्हें इससे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। पूरी बात इल्म में आने के बाद इसने संजीदगी से हादिया की तरफ देखते हुए कहा, तो जवाब में हादिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं माफ़ी चाहती हूँ सुजान, मेरा हरगिज़ कोई गलत इरादा नहीं था। वो वाकई शर्मिंदा थी। सुजान इसकी माफ़ी पर आहिस्ता से अस्बात में सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। इस रोज़ के बाद इसकी ज़िंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब इसने अंशा को ढूंढने की, इससे रब्ता करने की या इसके बंद नंबर को आन मिलने की उम्मीद में बार बार चेक करने की कोशिश न की हो। पीछे 7 साल जैसे ही इसे अंगारों पर बसर किए थे, मगर जो सूरत हाल अब थी वो शायद गुजरे पिछले 7 सालों में भी नहीं थी। अंशा की आंख मोबाइल की तेज़ आवाज़ में बजती कॉल टून पर खिली थी। मोहित की कॉल थी। सुजान ने बताया, ताहिर कैसे? फौरी पिक कर ली। हाँ मोहित कैसे है? उसका थकन ज़दा लहजा नडाल था, मगर दूसरी तरफ मोहित जैसे बारूद बना था, जो इसके कॉल उठाते ही फट पड़ा। जिसके तुम जैसे धोखेबाज दोस्त हूँ वो शख्स कैसा हो सकता है? घिन आ रही है मुझे ये कहते हुए कि तुम मेरे दोस्त हो धोखेबाज। मैं आता कि ये समझता रहा तुम आदिया और मेरे साथ फेर हो, मगर नहीं, तुम्हारी नीयत में कोड था। मुझसे अच्छी तो वो अंशा निकली जिसने बर वक्त तुम्हें पहचान लिया और अपनी जान छुड़वा ली। शट अप। मोहित की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मोबाइल के स्पीकर से निकलकर कमरे में गूंज रही थी। सुजान ने देखा अंशा की आंखों की वीरानी बड़ी थी। तब भी वो इसकी बात काटते हुए चलाया था, मगर मोहित ने परवाह नहीं की। क्यों? सच कड़वा लग रहा है साले। मेरी मंगेतर को दोस्त कहकर खेल की तरह इस्तेमाल करते रहे और जब दिल भर गया तो इस कमीने ने समहान के हवाले कर दी, जेल तक पहुंचा दिया इसे। तुम्हारी खातिर कातिल तक बन गई वो। क्या देखना बाकी है अभी? मेरी बात सुनो तुम। मुश्किल गुस्सा कंट्रोल करते हुए वो फिर चलाया था। मोहित ने फिर इसकी बात काट। तुम सुनो मेरी बात, मुझे अब तुमसे कोई वास्ता रखना है ना तुम्हारी हादिया चौधरी से। आई समझ, अब्रॉड जा रहा हूँ मैं। अपना सब कुछ यही ख़त्म करके आज के बाद तुम दोनों मेरी तरफ से बाहर में जाओ, अंडरस्टैंड? सख्त तेज में बड़े अंदाज में कहते हुए बिना सुजान की कोई बात सुने इसने फ़ौरन कॉल काट दी। अंशा गहरी सांस भरते हुए उठ खड़ी हुई। किसका कत्ल किया? हादिया चौधरी ने। इसका लहजा बिल्कुल सपाट था। सुजान ने चेहरा फेर लिया। इसने नहीं किया। समहान अहमद ने जानबूझ के फंसाया इसे। किसके कत्ल के इल्ज़ाम में? क्या वो जुबार अहमद तुम्हारा जासूस नहीं? सुगरा के कत्ल के इल्ज़ाम में। सुगरा को तो जानती ही हो तुम, पहली बीवी है समान अहमद की। क्या कह रहे हो तुम? वो हैरानी शॉक्ड थी। तब इसने तफसील बताई। यही सच है, सुगरा का कत्ल समहान अहमद ने खुद किया, मगर इल्ज़ाम हादिया पर डाल दिया, बल्कि अपने नरम दिल के हाथों इसने खुद पे इल्ज़ाम अपने साथ ले लिया। हूँ तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती है। वो खोए से उदास लहजे में वो मेज़ से अपना मोबाइल उठा गई थी। मैं अब चलती हूँ। रात दादाजी अकेले घर चले गए थे, जबकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तुम्हारी गाड़ी बाय महफूज खड़ी है, डिस्चार्ज होके आ जाना। नहीं मैं अब ठीक हूँ, अगट्ठे चलते हैं। तुम्हारा इस मौसम में अकेले जाना ठीक नहीं है। अपनी ड्रिप रोक कर इसने फ़ौरन कनोला खींच निकाला। अंशा को बेसाख्ता माजी की वो हमाकत याद आई जब जज्बात में वो अकेली गाड़ी लेकर निकल खड़ी हुई थी। नतीजे में जो कुछ इसने फेस किया था कितना बुरा था। इसे अब याद रहता था कि वो पाक सार ज़मीन के ऐसे भेड़ों में रहती है जो अपनी हवस के ताबे 6 माह तक इसकी मासूम बच्चियों को
को भी बम्बोर डालते थे। इसलिए सुजान की बात पर बिना कोई अकड़ दिखाए चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। सुजान अगले 15 मिनट में तमाम मामलात क्लियर करके हल्के हल्के बुखार के बावजूद ड्राइविंग सीट पर आ गया था। हादिया को बचाने के लिए आप क्या करोगे, तुम इसके सीट संभालती, अंशा ने कदरे तीखे लहजे में पूछा। सुजान ने जैसे सुनी अनसुनी करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर ली। तुम्हें दादाजी के पास जाना चाहिए था, काली ने ज़्यादा ज़रूरत थी तुम्हारी, जानती हूँ, बहुत इसरार भी किया था मैंने, मगर आपने पोते की वजह से मना कर दिया। उन्होंने पोते की वजह से कैसे? गाड़ी आप कशादा सड़क पर फराटे भर रही थी। अंशा की निगाहें खिड़की के इस सड़क के इतराफ में जमी रही। इनके पोते ने कहा था वो आ रहा है, यकीनन रात पहुंच गया होगा और बहुत हंगामा भी किया होगा इसने वहाँ मुझे मौजूद न पाकर। हूँ फिर तो दादा जान खासी मुश्किल में होंगे, जाहिर सी बात है। आदिया बता रही थी तुम्हारा समहान अहमद के साथ मियाँ बीवी वाला कोई तल्लक नहीं, क्यों? चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने दोबारा सवाल किया था। अंशा के चेहरे पर सुर्खी बिखर गई। हादिया को मेरे ज़ाती मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? सुगरा ने बताया था इसे, इसने खरीदा होगा। बहरहाल आप ध्यान से गाड़ी चलाएं, फिलहाल वक्त में कोई हादसा अफोर्ड नहीं कर सकती। लहजे में ज़रा सी तलखी स्मोक और इसने फ़ौरन अपनी बेरुखी इख्तियार कर ली। सुजान इसके लहजे पर अंदर से कितना खामोशी से ड्राइव करता रहा। अगले 25 मिनट बाद वह घर पहुंचे तो जाकर हुसैन साहब का बुखार कम हो चुका था, मगर कमज़ोरी के बस खनूंदगी तारी थी। अंशा ने फ़ौरन सूप तैयार किया। सुजान ने इन्हें अपने मजबूत बाजू का सहारा देकर बेड पर बैठाते हुए थोड़ा सा सूप पिलाकर दवाई खिला दी। तुम सूप पियोगे या कुछ और बनाऊँ तुम्हारे लिए? सूप वाला बाउल उठाते हुए इसने सुजान से पूछा। इसने नफ़ी में सर लाया। नहीं कुछ नहीं, बस आराम करूंगा। तभी जाकिर साहब ने इसका हाथ थामा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो बहुत गुस्से में है। कौन? समहान? वो उठते उठते बैठ गया। अंशा भी वही रुक गई थी। हाँ, समहान भूखे शेर की तरह अंशा की बू सूंघते फिर रहा है। वो अगर इसे तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का पता चल गया तो वो तुम दोनों की जान ले दादाजी। इस जान का अब क्या करना है? अपने बाप की कहानी दोहराओगे तुम भी? दादाजी को शायद इसके जवाब से मायूसी हुई थी। वो कर्ब से मुस्कुरा दिया। तकदीर का लिखा मेरे बस में नहीं है दादाजी, तकदीर बदली जा सकती है, इरादा मजबूत हो तो। किसके लिए इरादे बांधूं दादाजी? मेरा तो कोई भी ना। इसके चेहरे पर साफ नजर आने वाली तकलीफ दादाजी से छुपी नहीं रह सकी थी। तभी उन्होंने जैसे थक कर आंखें बंद कर ली। जाओ आराम करो बच्चे, अल्लाह तुम्हारे हक में सब बेहतर करेगा। इंशा इस गुफ्तगू का मफहूम समझ कर भी समझना नहीं चाहती थी, तभी वहाँ से चली गई। दादाजी पर फिर से खनूदगी का गलबा छा रहा था, लिहाजा वो गर्म कम्फर्ट अच्छी तरह इनके गिर्द लपेट कर खुद ही बाहर लाउंज में चला आया, जहाँ काफ़ी देर से फ़ोन फिर बज रहा था। अस्सलाम वालेकुम। रिसीवर उठाते इससे किसी मर्द की अजनबी आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम सलाम, फरमाइए, कौन सा बात कर रहे हैं आप? आपको किससे बात करनी है? वैसे मेरा नाम सुजान साहर है, मिस्टर सुजान। असल में कल रात शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आपके अजीज़ बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं। इनके पर्सनल मोबाइल से आखिरी बार जिस नंबर पर कॉल की गई वो यही लैंडलाइन नंबर है। आपको मतलब करना था कि मरीज़ की नाइस सीरियस हालत के पेश नज़र फ़िलहाल हम इन्हें करीबी अस्पताल ले आए, मगर इनकी जो हालत है इनमें इनके ज़िंदा रहने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लिहाजा आप जितनी जल्दी हो सके फ़ौरन यहाँ पहुँच जाएं प्लीज़। किस अजीज़ की बात करें आप? समहान अहमद की। जी, यही नाम मिला है इनके कागजात और मोबाइल से। ठीक है, एड्रेस नोट करवाएं प्लीज़। फ़ौरन से बेशतर मोबाइल निकाल कर इसने अस्पताल का नंबर और नाम महफूज किया, फिर फ़ोन का रिसीवर रखते ही किचन की तरफ बढ़ गया। अंशा इसके लिए परहेजी खाना बना रही थी, वो वही दरवाजे पर रुक गया। दादाजी उठे तो बता देना कि ज़रूरी काम है, बाहर जा रहा हूँ, शायद लेट हो जाऊँ। मेरी फ़िक्र ना करें। कहाँ जा रहे हो? मौसम ठीक नहीं है। अंशा फ़ौरन पलटी थी, मगर वो सुनी अनसुनी करता तेज़ कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अजीब खपती आदमी है, पता नहीं अचानक क्या समा जाता है इसके दिमाग में। पीछे से वो बड़बड़ाई थी। इसे वहाँ रहते हुए किसी किस्म का कोई खौफ तो नहीं था, मगर दिल को समान अहमद का धड़का ज़रूर लगा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि वो शख्स सुजान की गैर मौजूदगी में वहाँ आए और फिर इस पर वशियाना तशद्दुद करके ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाए। इस वक्त सुजान का बाहर जाना जाने क्यों इसे बहुत बुरा लगा था। बैरूनी दरवाज़ा बंद करते हुए इसे पूरी शिद्दत से दुआ की थी कि समान अहमद के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि कभी वो दोबारा ना आने पाए। इसे खबर ही नहीं थी कि इसकी दुआ लबों पर आने से पहले कबूलियत का दर्जा पा चुकी थी। सुजान जिस वक्त अस्पताल पहुंचा, मौसम के तेवर ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुके थे। तमाम वो परवाह करते हुए डॉक्टर से मिलता है। जिस वक्त आईसीयू में आया, अंदर पट्टियों में झगड़े समहान अहमद की हालत देखकर दंग रह गया। वो शख्स वाकई ज़िंदा रहने के काबिल नहीं बचा था। बच भी जाता तो सारी उम्र से अब एक ज़िंदा लाश की मानंद बसर करनी थी। इंसान अपने हस्ब नस्ब पर
बुलंद मर्तबे और नाम पर, अपनी ताकत और दौलत पर कैसे फ़िरौन बन जाता है, भूल जाता है कि कोई खुदा भी है जिसके हाथ में पूरी कायनात का निज़ाम है, जिसका सिर्फ एक लफ्ज़ पूरी कायनात को तख्लीक कर सकता है तो मिटा भी सकता है। समहान अहमद भी भूल गया था कि वो एक मामूली इंसान है जिसकी रस्सी अल्लाह के इख्तियार में है, जब चाहे वो खींच ले। छोटी छोटी गलतियों पर जिंदा लोगों की खाल तक खंचवा लेने वाला वो बेहिस जालिम शख्स इस वक्त इतना बेबस था कि अपनी मर्जी से पूरी ताकत इस्तेमाल करके भी महज करवट तक नहीं बदल सकता था, अपनी आंख तक नहीं खोल सकता था। जाने क्यों उसे इस वक्त इस हाल में देखकर इसे अच्छा नहीं लगा था। हादिया जेल में थी, इस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। अगर वो शख्स वहाँ मर जाता तो इसका मतलब था हादिया भी ज़िंदा नहीं बच सकती थी। इसे हादिया को बचाना था और इसके लिए समहान अहमद का ज़िंदा रहना ज़रूरी था। फी वक्त इसकी नज़र में जो करीबी अस्पताल था वह मरहम ही था, लिहाजा डॉक्टर से मुख्तसर मशावरत के बाद वो समहान को DHQ से मरहम ले आया था, जहाँ इसका इलाज और देखभाल ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। अस्पताल के तमाम अखराजात भी इसने अपने ज़िम्मे ले लिए थे। समहान अहमद अब बेहतर निगहदाश्त में था। रात कैसे भाग दौड़ में कट गई पता ही नहीं चला। वो घर पहुंचा तो सुबह के अज़ान में अभी कुछ ही वक्त रहता था। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। अंशा ने दरवाज़ा खोलते हुए इसका तफसीली जायज़ा लिया था, फिर बिना कुछ कहे पलट गई। सुजान कमरे में आया तो थकन और सर्दी से बुरा हाल था। अंशा इसकी थकन और सर्दी से बेखबर नहीं थी, तब भी ना चाहते हुए वो इसके लिए काफ़ी बना लाई थी। वो जो बिस्तर पर बेसुध पड़ा था इसे काफ़ी के साथ देकर फ़ौरन उठकर बैठ गया। पहले जूते फिर जराबें निकालते हुए इसकी निगाहें मुसलसल इसी पर जमी थी जो काफ़ी साइड टेबल पर रखकर अब पलट रही थी। बात सुनो, इसने पुकारा था। वो इन्हीं कदमों पर रुक गई मगर पलट कर नहीं देखा। पूछोगी नहीं कहाँ रहा मैं रात भर? इसके सवाल पर वह हैरानगी से पलटी थी। क्यों? मैं क्यों पूछूं? तुम रात भर कहीं रहो या पूरी उम्र, मेरा क्या लेना देना इस बात से? कितनी गहरी अजनबियत थी इसकी आंखों में। वो कट कर रह गया। बस यही मोहब्बत थी तुम्हारी, इतनी मामूली, इतनी कमज़ोर। दुख से कहते हुए उसके मुकाबल खड़ा हुआ था। जब वो तपते हुए बोली, किस मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? मेरा कोई वास्ता नहीं है तुमसे। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो अंशा? मैं जैसी थी वैसी हूँ। बेहतर होगा अगर तुम अपने काम से काम रखो। दुरुस्ती से कहते वो पलटी थी जब इसने इनका आंचल थाम लिया। एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। गलत फहमी हुई होगी तुम्हें। मेरा अच्छी खबरों से क्या ताल्लुक? इतनी मायूस हो खुदा की ज़ात से। वो फिर मुकाबल आया था। अंशा ने रुख फेर लिया। जानना नहीं चाहोगी अच्छी खबर क्या है? बहुत अरसे के बाद वो इसे इस दर्जा करीब से देख रहा था। अंशा का एतमाद जैसे बर्फ़ साबित होने लगा था। अगर मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है तो बता दो। वो अभी भी साथ मेरी के पलसरात पर खड़ी थी। सुजान ने इसका आंचल छोड़ दिया। दादाजी बता रहे थे समान अहमद से बहुत खौफज़दा हो तुम। तो अब इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आप कभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। क्या किया है तुमने इसके साथ? शाक्ट होने के साथ साथ अचानक खौफज़दा भी हुई थी। सुजान के लबों पर तलख मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कल रात ख़तरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ है वो। शायद तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से बहुत तैश में होगा। इसी तैश में तेज़ ड्राइविंग के साथ अपना नुकसान कर बैठा। ICU में है फिलवक्त। तुम्हें कैसे पता चला? कॉल आई थी हॉस्पिटल से। तो तुम क्या कर रहे थे? फिर तैमादारी करते रहे इसकी? नहीं, हॉस्पिटल तब्दील किया इसका ताकि बेहतर ट्रीटमेंट हो सके इसकी। क्यों? तुम्हारा तो दुश्मन है। फिर तुम क्यों बचाना चाहते हो इसे? मजबूरी है। वो ज़िंदा रहेगा तो हादिया जेल से बाहर आएगी। अनजाने में वो फिर इसके ज़ख्म पर नमक छिड़क बैठा था। ठीक है, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो, कतरा कर कहती। अगले ही पल वो इसके कमरे से बाहर निकल गई। सुजान के कतराए अंदाज पर गहरी सांस भरता खुद भी वाशरूम की तरफ बढ़ गया। नमाज फजर की अदायगी के बाद वो सोया तो फिर दोपहर में ही जागा। अंशा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। जाकर साहब किसी किताब के मुतालिए में मसरूफ़ थे और इन्हीं के पास जाकर बैठ गया। अब कैसी तबीयत है दादाजी? जाकर साहब ने इसके पास बैठने पर किताब बंद कर दी। ठीक हूँ बेटे, तुम कैसे हो? अब फिट फाट। आपसे कुछ शेयर करना था। मोहब्बत से इनके हाथ थामते हुए कदरे मुतात लहजे में बोला। अंदर किचन में प्याज काटी। अंशा के हाथ वही थम गए। जाकर साहब भी इस बात में सर हिलाकर गोया इससे बोलने की इजाज़त थी। दादाजी परसों रात जब समहान यहाँ आया था तो अंशा को यहाँ मौजूद ना पाकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। शायद इसी तैश और गुस्से में इसने गैर महफूज ड्राइव की और हादसे का शिकार हो गया। मरहम हॉस्पिटल एडमिट करवाया इसे। रीढ़ की हड्डी शदीद मुतासर हुई है। शायद आप ज़िंदगी भर अपने पाँव पर ना चल सके। बहुत मुताद अल्फाज में इसने इन्हें बाखबर किया था, क्योंकि जानता था अंशा ने नहीं बताया होगा। यही हुआ था। सुजान की ज़बानी अपने अजीज़ा जान पोते को पेश आने वाले हादसे के मतलब जानकर वो एकदम जैसे इनकी जान निकल गई थी। सुर्ख चेहरा, सादा
हवा था। आंखों के गोशे नम हो गए थे। चंद लम्हों तक वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे। अब कैसी तबीयत है इसकी? बेहतर है, कोमा में जाने से बच गया, लेकिन मुकम्मल होश में नहीं है अभी। मुझे ऐसी हालत में इसके पास रहना होगा। तुम ऐसा करो, नाश्ता करके मुझे इसके पास छोड़ आऊँगा, लेकिन अभी आप इसके पास नहीं रह सकते। आपकी हालत बेहतर नहीं है, थोड़े ठीक हो जाएं फिर ले चलूँगा। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो। वो बेचैन हो गए थे। सुजान इनकी ज़िद से वाकिफ़ था, तभी इस बात में सारा हिला गया। खाना तकरीबन तैयार था, मगर दोनों को ही भूख नहीं थी, लिहाजा सुजान ने गाड़ी निकाली। जाकिर साहब ने दहलीज पार करने से पहले अंशा के सर पर हाथ रखा था। अब तुम्हें किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है बेटे, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। मैं अगर वहाँ सामान के पास रुक भी गया तो सुजान रात को होने से पहले वापस आ जाएगा। इसे डरने की ज़रूरत नहीं, मेरे सहर का बेटा है, वो मर जाएगा मगर कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, भरोसा रखो। अंशा ने इनके यकीन पर आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया था। दिन यूं ही बीत गया। वो मामूल के घरेलू कामों में मसरूफ़ रही। शाम डली, फिर रात आ गई। गरजते बादल, तेज़ बरसती बारिश ने पहली बार इस घर में तनाई के एहसास के साथ खौफजदा किया था। जाकिर साहब ने कहा था कि सुजान रात होने से पहले आ जाएगा, मगर वो नहीं आया था। तभी अपने कमरे में बेड पर दोनों टांगों के गिर्द बाजू लपेटे से बेसाख्ता वो दिन याद आया जब इसकी दुनिया लूटी थी। वो एक बोझल उदास दिन था। पिछले 3 दिन से वो बुखार में जल रही थी। अपने रिजल्ट की खबर भी नहीं थी। इसे फिक्र थी तो सिर्फ सुजान की, कि वो इसे क्यों फरमोश करके बैठा हुआ है, क्यों कि इसे इसकी फ़िक्र नहीं है। बुआ ने इसे बताया था कि सुजान ने कहा है कि वो 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहता, अभी कारोबार में अपना कदम जमाना चाहता है। मिसिस सार अपने बेटे के रिज़ल्ट की कामयाबी की खुशी में मिठाई देने आई तो वह इनसे पूछ बैठी, आनी क्या वाकई सुजान 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहता? वो इसके सवाल पर नरमी से मुस्कराई थी। गलत मत सोचो अंशा, वो सिर्फ कारोबार में कदम जमा कर जिम्मेदारी उठाना चाहता है। इसकी ख्वाहिश है तुम इसकी ज़िंदगी में आओ तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। मेरी ख्वाहिश सिर्फ सुजान गलत मत सोचो अंशा, वो सिर्फ कारोबार में कदम जमा कर जिम्मेदारी उठाना चाहता है। इसकी ख्वाहिश है तुम इसकी ज़िंदगी में आओ तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। मेरी खुशी सिर्फ सुजान है आनी। जानती हूँ मेरी जान, तुम बहुत पसेसिव हो, इसके लिए मैं बहुत खौफजदा हूँ आनी। किसी भी अनहोनी से डर लगता है मुझे। वो वाकई खौफजदा थी। सारा बेगम ने इसे अपने साथ लगा लिया। अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। इसे प्यार करके वो चली गई थी, मगर इसका बेचैन दिल बेचैन ही रहा। बुखार की शिद्दत किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तब इसे आदिया के नंबर से कॉल आई थी। इसे फ़ौरन पिक कर लिया। अस्सलाम वालेकुम आदिया, कैसी हो? बहुत दिनों से इसे मिस कर रही थी। तभी लहजे में शिद्दत समो कर बोली थी। जवाब में आदिया ने ज़िंदगी से भरपूर क्या कर गया। वालेकुम सलाम अंजू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी। अच्छा माशाल्लाह, लगता है बहुत अच्छे नंबर लिए हैं तुमने। वो समझी शायद वो रिज़ल्ट में कामयाबी की वजह से बहुत खुश है, मगर आदिया ने फ़ौरन इसकी गलत फहमी दूर कर दी। नहीं यार, नंबर तो बस गुजारे लायक ही है, मैं तो किसी और वजह से खुश हूँ। अच्छा, और वजह क्या है? सुजान, मैं समझी नहीं। कोई बात नहीं यार, मैं समझा देती हूँ। असल में मैं शुरू से सुजान को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मगर कभी कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था तुम और सुजान एक दूसरे को पसंद करते हो। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुजान ने मेरी ये गलतफहमी दूर कर दी। रिज़ल्ट की खुशखबरी के साथ इसने मुझे प्रपोज़ कर दिया। यार मैंने बहुत कहा कि शायद अंशा तुम्हें पसंद करती है, मगर इसने मुझे पूरा यकीन दिलाया तुम दोनों के दरमियान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। मत पूछो यार मैं कितनी खुश हूँ। अब बात सुनो, मेरी शादी की सारी तैयारी तुमने करवानी है। वो कितनी बेखबर थी इसके जज्बात से। अंशा तो इसके लहजे, इसके लम्हे जैसे पत्थर ही बन गई थी। मोईद बहुत कोशिश के बाद भी वो सिर्फ ये एक अल्फाज ज़बान से निकाल सकी थी जब वो खिलखिलाते हुए बोली, ओ कमान यार, सुजान के मुकाबले में कुछ भी नहीं, मैं तो कब की गुड बाय बोल चुकी हूँ। इंशा का दिमाग जैसे एकदम से बंद हुआ था। इसे समझ नहीं आया क्या कहे। फिर कुछ देर यूं ही इसकी खामोशी पर आदिया हेलो हेलो करती रही, फिर थक कर कॉल काट दी। तबीयत तो इसकी पहले ही ख़राब थी। इसने इंकशाफ ने सुजान आदिया को प्रपोज कर रहा है, गोया इसके बदन से जान ही निकाल दी। अभी वो इस सदमे से समझ भी ना पाई थी कि फुप्पो इसके पास कमरे में चली आई। कैसी है मेरी बेटी? लगता है बुखार उतरा नहीं अब तक। जब से सुजान के साथ इसकी मंगनी हुई थी वो इसके साथ कदरे शफकत से पेश आने लगी थी। अंशा क्या कहती? वो तो कुछ गोया क़यामत का सामना करके बैठी थी। क्या बात है, परेशान लग रही हो? इसकी खामोशी पर वो चरपाई पर इसके पास आकर बैठ गई थी। अंशा की आंखें ज़ब्त की 1000 कोशिशों के बावजूद भीग गई। कुछ नहीं फुप्पो, बस वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, हो जाएगी ठीक ठाक, फिक्र नहीं करो। सारा दिन कमरे में बैठी रहती हो, कैसे ठीक रह सकते? बाहर निकलो बेटा, कितने दिन हो गए साहर भाई के घर भी चक्कर नहीं लगाया तुमने। वो इसके अंदर के हाल से ना
वाकफ थी तभी मशवरे दे रही थी। अंशा ने थैली की पुश से आंसू साफ पूंछ लिए। दिल नहीं चाहता फूफो, बस शादी के बाद ही जाऊंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं ये कहने आई थी तुम्हारे अब्बू और मैं तुम्हारे लिए जेवर पसंद करने जा रहे हैं, तुम भी उठो पिंक पसंद का जेवर और कपड़े खरीद लो। नहीं फूफो, आप लोग चले जाएं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। पागल मत बोलो अंशा, जब सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं तो जेवर और कपड़े भी तुम्हारे पसंद होंगे। वो गुस्सा हुई थी। ये अंशा बेबसी से इन्हें देख कर रह गई। मेरा दिल नहीं चाह रहा फूफो, बाहर निकलो तो दिल भी बदल जाएगा। उन्होंने इसकी बात रद्द कर दी। वो सर झुका कर रह गई। वो दोपहर ढक चुकी थी, सूरज गुरूब हो रहा था जब लहू लहू दिल के साथ वो घर से बाहर निकली थी। सुजान से बात करने का मौका भी नहीं मिला था। इसे इम्तियाज गाड़ी मांग कर लाया था। ड्राइव भी वही कर रहा था। अंशा बस हाथ झुकाए बैठी आदिया की बातों को सोचती रही और गढ़ती रही। तब इसे शमशाद बेगम की आवाज़ सुनाई। सारा इंतज़ाम मुकम्मल है ना इम्तियाज़, वह अपने बेटे से पूछ रही थी। अंशा ने फ़ौरन चूं कर सर उठाया, जबकि अजीम साहब यूं बेनियाज बने बैठे थे जैसे इन्हें सारी किस्से से कोई दिलचस्पी न हो। कैसा इंतज़ाम फूफो, वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। शमशाद ने इसे मुतमिन कर लिया। तुम्हारी शादी का इंतज़ाम सब इम्तियाज़ को ही तो देखना है। वो सर झुकाकर खामोश हो गई थी। क्या कहती, जिससे शादी की तैयारियाँ हो रही थी वो किसी और ज़िंदगी में शामिल करने का इरादा किए बैठा था। अजीब उलझन और टेंशन थी। गाड़ी सरपट शहर के बैरूनी रास्तों की तरफ भाग रही थी, मगर अंशा अजीम ने तवज्जो नहीं की। वो सीट की पुश से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। सुजान से क्या बात करनी या प्लान करती रही। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रुकी थी। अंशा ने कदरे हैरानगी से सामने मौजूद शानदार बिल्डिंग को देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं फूफो? इसके सवाल पर इम्तियाज़ ने बेसाख्ता शमशाद बेगम को देखा था, जो मुस्कुराते हुए अंशा को बता रही थी, इम्तियाज़ और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं तुम्हारे वलीमे की तकरीब किसी अच्छे होटल में करें। इसी मकसद के लिए यहाँ आए हैं ताकि बात फाइनल हो सके। मेरे लिए इतना सब कुछ मत करें फूफो, मैं पहले आप लोगों के साथ अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पागल मत बनो तुम बेटी, हमारी इज्जत से ही रुखसत करेंगे। वो जाल बिछा रही थी। अंशा ने सर झुका लिया। अगले 5 मिनट के बाद वो एक साफ सुथरे बेहतरीन कमरे में आकर बैठ गए थे। अंशा को थोड़ी तनाई मुयस्सर आई तो इसने वाशरूम में जाकर सुजान को कॉल मिलाई, मगर इसकी कॉल रिसीव ना हुई। वो इसे बार बार कॉल मिलाती रही, मगर कोई रिस्पांस ना मिला। बेकाल दिल की तकलीफ गुजरते आलमे के साथ बढ़ती जा रही थी। तब इसे सायरा बेगम के नंबर का कॉल करने का ख्याल आया ताकि वो इनसे सच दरियाफ्त करे। इसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि वहाँ क्या हालात दरपेश होंगे। तब ये पागलों की तरह बार बार कॉल करती। दोबारा इसकी कॉल मुनक़ता हुई तो इसका जुनून और बड़ा। फिर अचानक सुजान ने इसकी कॉल पिक कर ली, मगर जिस लहजे में इससे बात की वो लहजा वो मर कर भी भूलने वाली नहीं थी। सोने पर सुहागा इसने आदिया की बात की तस्दीक कर दी। क्या क़यामत इससे बढ़कर हो सकती थी? इसे लगा इसी लम्हे पूरे होटल की शानदार इमारत इसके सर पर आ गिरी हो। इसे खबर ही ना हुई कि कब तक बुत बनी वो वाशरूम में बंद रही थी। ओछता होता बया जा वाशरूम का दरवाज़ा बाहर से ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा। वो चुटखनी गिरा कर बाहर आई तो किसी जिंदा लाश से कम नहीं थी, मगर इसके हाल से कतई बेखबर बेनियाज शमशाद बेगम इसे कह रही थी, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं मैं ठीक हूँ, घर चलें। जब्त करना किसे कहते हैं? कोई इस रोज़ अंशा अजीम से पूछता, जिसकी समातें सुजान सार के जनबी जहरीले लहजे में फट रही थी। इसे लगा कि जैसे बीच चौराहे पर इसकी मोहब्बत को किसी ने नंगा करके काट के फेंक दिया हो। तुम्हें लगी नहीं ना? तुमने तो यही कहना है। माजी के सुजान के लबों पर निकला जुमला इंसानी शक्ल धार कर कटी पटी मोहब्बत की लाश के गिर्द घूम रहा था। कहाँ थी इतने दिनों से? ज़रा ख्याल नहीं आया मेरा? क्या के लगाने वालों में एक और जुमला भयानक शक्ल के साथ शामिल हुआ था। इसे लगा वो पागल हो जाएगी। तुम इस काबिल तो नहीं हो अंशा, मगर फिर भी मैं तुम्हारा आदी हो गया हूँ यार। तुम नज़र नहीं आती तो सांस रुकी महसूस होती है। क्या के लगाते हलू में एक और जुमले का इजाफा हुआ था। अंशा ने कानों पर हाथ रख लिए। धोखेबाज घटिया जलील इंसान, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। यक लख्त वो जुनूनी हुई थी। शमशाद बेगम हक्का बक्का रह गई। क्या हुआ? क्यों ऐसे चला रही हो? घर चलें अभी फ़ौरन। इसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। शमशाद बेगम का सवाल भी नज़रअंदाज कर गई। चलते हैं घर, अभी जिस मकसद के लिए आए वो तो पूरा कर लें। कुछ पूरा नहीं करना, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। वो जुनूनी हो रही थी जब उन्होंने नायत ही गुस्से से इसका बाजू पकड़ा। पागल हुई हो लड़की, क्यों तमाशा बना रही हो? हमारा घर नहीं है, ये होटल है। तो क्या करूँ? जिस शख्स से मेरी शादी हो ही नहीं सकती, इससे शादी के लिए बुकिंग करती फिरूँ यहाँ। जवाबन वो फिर
बुलंद आवाज़ में चलाई थी। शमशाद बेगम के साथ साथ इम्तियाज़ और अजीम साहब भी अक्का बक्का रह गए थे। ताम शमशाद बेगम ने फौरी खुद पर काबू पा लिया। इस शख्स से शादी नहीं हो सकती तो क्या हुआ, इम्तियाज़ से तो हो सकती है। वो मुस्कुराई थी। अंशा को जैसे किसी सांप ने डंग मार दिया। वो मर कर भी नहीं, ना आज ना कल ना कभी। शादी तो होगी तुम्हारी, वो भी आज ही। अब मज़ीद तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अंशा की बदतमीज़ी पर शमशाद बेगम ने भी अपना मसनूई चोला उतार फेंका था। अंशा दहक रह गई। तो क्या वो लोग इसे वहाँ किसी प्लानिंग के साथ लाए थे? एक और सदमा, एक और शॉक, एक और धोखा। इसे लगा जैसे वो किसी पसीदा इमारत के राह ढह कर गिर जाएगी, मगर ये करने का नहीं, मजबूत रहने का वक्त था। लिहाजा वो खुद को मजबूत रखते हुए बोली थी, मुझे इम्तियाज़ से शादी नहीं करनी किसी कीमत पर। वही नहीं आई समझ? हाँ आ गई, मगर तुम्हें समझ में आनी बाकी। अभी मौलवी साहब रास्ते में हैं, 15 मिनट के बाद तुम्हारी औकात क्या है पता चल जाएगा तुम्हें। अपने पुराने रूप में लौटते ही उन्होंने लहजा भी पुराना अख्तियार कर लिया था। अंशा के गोया सर पर लगी, पाँव पर बुझी। ठीक है, देखती हूँ मैं कैसे ज़बरदस्ती करते हैं आपको मेरे साथ। एक नफरत भरी निगाह शमशाद बेगम के साथ साथ अपने नाम और नाद बाप और इम्तियाज़ पर डालते हुए इसने बिना किसी को मौका दिए कमरे का दरवाज़ा खोला और लपक कर बाहर निकल गए। इम्तियाज़ शमशाद बेगम फ़ौरन इसके पीछे भाग गए, मगर तब तक कहानी पलट चुकी थी। सीढ़ियों पर तेज़ी से भागते हुए अचानक किसी से टकराई थी और यह टकराव ही इसकी बर्बादी का आगाज़ साबित हुआ था। जो तेज़ी से सीढ़ियाँ क्रॉस करता अपने कमरे में जा रहा था, अचानक टकराने वाली इस इंसानी ऊर की सुर्ख आंखों में देखते गुस्से के दोजों को देखकर गोया वही सीढ़ियों पर मसमार हो गया था। इससे पहले कि अंशा इस टक्कर से संभल कर इसके फलादी वजूद को साइड पर हटाकर आगे बढ़ती, इम्तियाज़ ने इसका बाजू थाम लिया था। चलो, वो गुस्सा दबा रहा था, मगर अंशा ने एक झटके से बाजू छुड़ा लिया। छोड़ो मुझे। जितनी शिद्दत और नफरत से वो चलाई थी, इस अजनबी का चूक कर हैरान होना फितरी सी बात थी, मगर इम्तियाज़ ने परवाह नहीं की। ऊपर चलो, नहीं तो अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी तुम। इसने धमकी दी थी। उससे पहले कि अंशा जवाब में कुछ कहती, वो अजनबी बोल उठा था, कौन हो तुम और क्यों तंग कर रहे हो इसे? इसकी शख्सियत की तरह इसका लहजा भी रौबदार था, मगर इम्तियाज़ के बजाय से शमशाद बेगम ने जवाब दिया था, भतीजी है ये मेरी, मेरे बेटे के साथ शादी तय है, इसकी बाप का भी मौजूद है यहाँ, मगर अब किसी और के साथ सेट होकर शादी से मुकर रही है। ये मुकर रही है तो आप भी छोड़ दे, ज़बरदस्ती इसका हल नहीं। ये हमारा मसला, हम जिसे चाहे हल करें, तुम अपना काम करो, शाबाश। इम्तियाज़ ने तेज़ी दिखाई दी। समाहन अहमद के लिए इसके अल्फाज ने गोया पेट्रोल का काम किया। बिना कुछ सोचे समझे इसी वक्त इसने जेब से पिस्टल निकाल लिया था। मेरे यहाँ मौजूद होते तुम, ये हमारा मसला है, हम जैसे चाहें हल करें, तुम अपना काम करो, शाबाश। इम्तियाज़ ने तेज़ी दिखाई थी। समान अहमद के लिए इसके अल्फाज ने गोया पेट्रोल का काम किया। बिना कुछ सोचे समझे इस वक्त इसने जेब से पिस्टल निकाल लिया। मेरे यहाँ मौजूद होते तुम्हें ये मसला यूँ हल नहीं कर सकते, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। शमशाद बेगम के वे में गुमान में भी नहीं था कि सूरत हाल इतनी गंभीर हो जाएगी। तभी पिस्टल देकर इनके हाथों के तोते उड़ गए। फ़ौरन से बेशतर इम्तियाज़ को इसके सामने से हटाकर खुद आगे आई थी। देखो बेटा, हम किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े या तमाशे के हक में नहीं है। बात असल में ये है कि इस लड़की की निस्बत बचपन से मेरे बेटे के साथ है, मगर ये मेरे बेटे के साथ इज्जत से शादी करवाने के बजाय वही महल्ले के किसी और लड़की के साथ सेट हो गया। हम इज्जतदार लोग हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए इसकी खुशी की खातर मरी माँ का ख्याल करके हमने इसी लड़के के साथ इसकी शादी तय कर दी। अब जबकि शादी सर पर है, वो लड़का शादी से मुकर गया है। अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें मजबूरन इसके साथ शादी थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ रही है, और कोई हाल नहीं है हमारे पास। झूठ है ये, ठीक है मेरा मंगेतर मुकर गया, मगर मेरे शादी कभी भी किसी गुंडे के साथ तय नहीं हुई थी। शमशाद बेगम की फर्जी कहानी पर इसने चुप रहना गवारा नहीं किया था। तब इस महान अहमद ने उलझी हुई खसीली निगाहों से शमशाद बेगम इम्तियाज़ की तरफ देखा। बेहतर होगा आप लोग बगैर किसी ड्रामे के इन मोहतरमा के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, वरना मैं बहुत बुरा पेश आने वालों में से हूँ। इसकी शख्सियत ही इसकी हैसियत की चुगली खा रही थी। यही वो वक्त था जब अजीम साहब आगे आए। देखो बेटा, तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानता, मगर ये जो बेटी है मेरी, इससे मैं बहुत आजिज़ हूँ। पिछले 1.5 साल से मेरी नाक में दम कर रखा हुआ है इसने। अब भी अगर मैं से इसे घर वापस ले जाना चाहूँ तो बहुत बदनामी होगी मेरी। मुझे बूढ़े गरीब बाप पर एहसान करो, ये काम हो जाने दो प्लीज़। अंशा के लिए वो दिन सज़ा पाने का दिन था, कूड़े लगने का दिन था। इसे कूड़े लग रहे थे। समान अहमद ने बहुत गहरी नज़रों से इस ज़ख्मी अन्नी का मुशाहिदा किया था, फिर अजीम साहब की तरफ देखते हुए बोला, आपकी बेटी इस लड़के के साथ शादी पर रज़ामंद नहीं और वापस आप ले जाना नहीं चाहते तो इसका सिर्फ एक ही हल है, इसका निकाह मुझसे कर दें। बदले में जो कुछ भी आपको चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं।
वो ढील कर रहा था। अंशा बोंचका सी इसे देखती रह गई। भला वो कोई चीज़ थी जिसकी सौदेबाजी की जाती? इसे यकीन था इस ढील पर अजीम साहब ज़रूर इसका गिरबान पकड़ लेंगे। भले वो जितने भी बुरे बाप थे मगर थे तो इसके सके बाप भतीजे की बात और थी, मगर यूं किसी अनजान शख्स के साथ वो इसकी सौदेबाजी कैसे कर सकते थे? इसे यकीन नहीं था कि इसका बाप ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब इसने अपने बाप को कहते सुना, ठीक है फ़र्ज़ तो अदा करना है इसका, अगर अपनों में नहीं जाना चाहती तो गैरों में सही। एक जिंदा इंसान से कोई पत्थर के मुजस्मे कैसे तब्दील होता है? अंशा अजीम को इस वक्त देख कर अंदाज़ा किया जा सकता था। फटी फटी निगाहों से इसने अपने बाप को देखते हुए जैसे सख्त हुई थी। भला एक सक्का बाप अपनी बेटी का यूं राह चलते एक पास शख्स के साथ सौदा कैसे कर सकता है? बेयकीनी थी। भाई की रजामंदी पाकर इसकी फुप्पो खुद भी कदरे हैरान मगर मसरूर सी समान अहमद के करीब हुई थी। देखो बेटा, देखने में तो किसी अच्छे घराने के अमीर शख्स लगे हो, तो हमें उम्मीद है तुम ज़रूर हमारी बेटी को बहुत खुश रखोगे। सारी ज़िंदगी इसने और हमने एक छोटी सी कुटिया में मामूली चीज़ों को तरसते गुजारी है। अल्लाह ने तुम्हें हर तरह से नवाजा। अगर तुम्हें मुश्किल ना हो तो बस हमारी अनमोल बेटी के बदले में हमें एक अच्छा सा घर और कोई छोटी मोटी सी गाड़ी दे दो बस। वो देख चुकी थी अंशा अब किसी तौर पर हाथ आने वाली नहीं थी। वो न से इसके खरे दाम ही सही, जबकि बिकने वाली जिसे मिट्टी होगी थी। कितना ज़्यादा कर दिया था वक्त ने। इसका दिल चाह वो चीख कर रोए मगर आंसू जैसे पत्थर हो गए थे। समान अहमद ने शमशाद बेगम की डिमांड फौरी पूरी की थी। साइड जेब से चेक बुक निकाल कर इसने फौरी तौर पर 5 करोड़ की रकम दर्ज कर दी थी। ये ले, इस रकम से आप एक अच्छे से घर और गाड़ी के साथ जो भी खरीदना चाहिए खरीद सकती हैं। मेरी तरफ से हक मायर की रकम समझ लेंगे। वो बहुत मताने से कह रहा था। शमशाद बेगम की आंखें तो 5 के आगे लगे सिफरों की तादाद देकर ही फैल गई थी। इम्तियाज़ अलबत्ता इस सारे सौदेबाजी के दौरान खामोश खड़ा रहा था। अगले चंद लम्हों में इम्तियाज़ की तरफ से बुलाए गए मौलवी साहब भी तशरीफ़ ले आए तो निकाह की रस्म भी सादगी से तय पा गई। पत्थर हुई अंशा अजीम एक बिकी हुई चीज़ की तरह अर्जना और बेहिस हरकत और समान अहमद के सबूत कर दी गई। जाते हुए इसके बाप ने इसके सर पर हाथ रखा था जब वो चलाई। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी अब्बू, रोज़े मैशर आप मेरे लिए ज़रूर जवाबदेह होंगे, ये याद रखिएगा। लहू रंग आंखें कैद डहा रही थी। अजीम साहब नादम से सर झुकाए अपनी बहन और भांजे के साथ वहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद समान अहमद इसका हाथ थाम कर इसे इसी होटल में बुक करवाए अपने शानदार कमरे में ले आया। दरवाज़ा लॉक करके इसने बेड पर इसके मुकाबले बैठते हुए कहा था, देखो तुम कौन हो, तुम्हारा माजी क्या है, मैं इसे तो वाकिफ नहीं हूँ, मगर अल्लाह जानता है मैंने हरगिज़ 5 करोड़ में तुम्हारा सौदा नहीं किया। वो सिर्फ हक मेहर की रकम थी, मगर मैं कोई हक ज़बरदस्ती इस्तेमाल नहीं करूँगा। तुम बेफिक्र हो, ज़बान का बहुत पक्का हूँ, मैं मरते दम तक निभाता हूँ। तुम मेरी पनाह में खुद को बिल्कुल महफूज महसूस करोगी। इसने कहा था आपने किए पर अमल भी किया था। वो बिना इसे तंग किया अपने बिस्तर पर दुबक गया था, जबकि अंशा जैसे चारों तरफ से बुलंद होती आवाज़ों के शोर में दबती चली गई थी। गलत मत सोचो अंशा, वो सिर्फ कारोबार में कदम जमाना चाहता है ताकि तुम इसकी ज़िंदगी में आओ तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। मिसिस सार सबसे पहले चलाई थी, मगर इनकी आवाज़ हादिया ज़मीर चौधरी के कह के ने दबा दी। मैं तो शुरू से सुजान को पसंद करती हूँ यार, मगर कभी कहा नहीं। मुझे लगता था शायद तुम और सुजान एक दूसरे को पसंद करते हो, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इसने मेरी ये गलतफहमी दूर कर दी। रिजल्ट की खुशखबरी के साथ साथ इसने मुझे प्रपोज भी कर दिया। मत पूछो यार मैं कितनी खुश हूँ। सुजान ने मुझे यकीन दिलाया तुम दोनों के दरमियान ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो अभी बोल ही रही थी सुजान उठकर आ गया। कहाँ थी इतने दिनों से, ज़रा ख्याल नहीं आया मेरा। हाँ सच है, मुझे मज़ीद डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। अगले पल वो चलाया था। तभी अजीम साहब बोल उठे, ठीक है फ़र्ज़ तो अदा करना ही है इसका, अगर ये अपनों में नहीं जाना चाहती तो गैरों में ही सही। शोर था कि बढ़ता ही जा रहा था। वो आजिज़ आकर उठ खड़ी हुई। सुनो, क्या मैं थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा में सांस ले सकती हूँ? वो जो बिस्तर में दुबक कर सोने की कोशिश कर रहा था इसके मुहातब होने पर उठ बैठा और उठकर कमरे से मलक्का टेरेस का दरवाज़ा खोल दिया। अंशा खुली फिजा में आई तो गया इसका सांस बहाल हुआ। इस रात जो आग इसके अंदर जल रही थी, इस आग में इसने अपना सारा माजी, सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशात के साथ साथ सुजान सार की ज़ात से जुड़ी अपनी पाकीज़ा मोहब्बत को भी जला लिया था। अगले 7 साल एक नापसंदीदा शख्स की कैद में गोया आबला पाई का सफ़र तय करते हुए बसर किए थे इसने, और अब जबकि वह राख हो चुकी थी तो वो फिर आ गया इसकी ज़िंदगी में इसे नए सिरे से अधेड़ने के लिए। बारिश मुसलसल होती रही थी अंदर भी और बाहर भी। तब भी बैरूनी दरवाज़ा पूरी शिद्दत से बजा था और वह जो माजी की राख में चिंगारी बनी सुलग रही थी, एकदम से जैसे होश में आते ही फौरन आंसू साफ करती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी।
दरवाज़ा खोलते हुए इसे सर्दी का एहसास बिल्कुल नहीं था, मगर जैसे खुले दरवाजे से बर्फीली हवा के झक्कड़ अंदर आए तो वो कपा उठी। सुजान चमड़े की जैकेट और गर्म मफलर लपेटे हुए था, मगर अंशा इसके चेहरे की सुर्खी और हाथों के अकड़ाव से अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो कितनी देर बाहर सख्त सर्दी का मुकाबला करता रहा होगा। दादाजी नहीं आए, वो जानती थी वो नहीं आए होंगे, मगर फिर भी पूछ बैठी थी। जवाब में सुजान ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दिया। एक कप काफ़ी मिल सकती है इस वक्त? अपने कमरे की तरफ जाते जाते अचानक इसने रुक कर कहा। वो उस बात में सर हिला गई। अगले 5 मिनट बाद वो काफ़ी लेकर इसके कमरे में गई तो वो बिस्तर में दुबका बुरी तरह छींक रहा था। समान अहमद कैसा है अब? साइड टेबल पर काफ़ी रखते हुए इसने पूछा। ठीक है, होश आ गया, लेकिन अभी किसी को पहचान नहीं रहा है। कुछ वक्त लगेगा इसे अपनी माइंड मेमोरी रिकवर करने में, इसने जवाब दिया। दादाजी ठीक हैं, हूँ बजाय तो ठीक ही लग रहे हैं, मगर अंदर से बहुत टूट गए हैं। समान इनके इकलौते बेटे की निशानी है। तुम कैसे जानते हो इन लोगों को? ये सवाल इसे बहुत दिनों से उलझा रहा था, तभी पूछ बैठी। सुजान ने इसके सवाल पर साइड टेबल से मग उठा लिया। बैठ जाओ, इसका जवाब थोड़ा तफसीली है। वो जो पूरी रात तनाई से लड़ती रही थी, इसके इसरार पर सामने सोफे पर टिक गई। सुजान आप इसे बता, जिस रात मेरे बाबा की डेथ हुई थी, वो अपने स्टडी रूम में डायरी लिख रहे थे। डायरी लिखते हुए अचानक हार्ट अटैक का शिकार हुए थे। वो इस डायरी का आखिरी सफ़ा जो अपनी मौत से लम्हे कबल लिख रहे थे, मेरी माँ के नाम था। मेरी माँ को उन्होंने पहली बार अपने माजी के राजों में शरीक किया था। इन्हें दादा जान, इनके बेटे और अपनी मोहब्बत के बारे में बताया था। तुम जानना चाहोगी वो किस औरत की मोहब्बत में सारी ज़िंदगी मुब्तला रहे? अंशा को यह कहानी बहुत दिलचस्प मालूम हुई थी, तब इसने इस बात में सर हिला दिया। सुजान ने काफ़ी का बड़ा सा घूंट भरते हुए गोया इस पर इंकशाफ किया था। सारी ज़िंदगी मेरे बाबा को जिस औरत की मोहब्बत ने अपने सार में बांधे रखा, वो कोई और नहीं थी, तुम्हारी अम्मी थी अंशा। वाट? अंशा को जैसे यकीन ही नहीं आया। हूँ, यही सच है। मेरे बाबा और तुम्हारी अम्मी एक ही घर में एक ही शख्स की ज़ेरे निगरानी पल कर जवान हुए। दोनों के दरमियान मोहब्बत फितरी चीज़ थी, मगर समान के बाबा अहमद हसन को यह मोहब्बत अपनी इज़्ज़त पर दब्बा सी लगी। लिहाजा उन्होंने बाबा पर कातलाना हमला करवाने के बाद तुम्हारी अम्मी की ज़बरदस्ती तुम्हारे अब्बू से शादी करवा दी, जो किसी तौर भी इनके लायक नहीं थे। नतीजन इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी तुम जानती हो। बाबा जब अस्पताल से ठीक होकर घर आए, उन्हें तुम्हारी अम्मी की ज़बरदस्ती शादी का पता लगा तो वो जैसे नीम पागल से होकर इन्हें ढूंढते बलाखिर इसी महल्ले में आबाद हो गए, जहाँ वो शादी के बाद ब्याह कर गई थी। मेरी मम्मा से इनकी शादी करवाने वाली तुम्हारी अम्मी ही थी, वरना शायद वो सारी उम्र कुंवारे ही रहते। क्या मेरे अब्बू को इस बात का पता था? नहीं, बाबा के बारे में नहीं पता था। वही जानते थे कि तुम्हारी अम्मी इनसे शादी से पहले किसी और से मोहब्बत करती थी, मगर वो मेरे बाबा थे, ये इन्हें नहीं पता था। अगर पता था तो वो कभी तुम्हें मेरी माँ की गोद में ना जाने देते। कैसी अजीब कहानी थी इसकी ज़ात से जुड़े प्यारे लोगों की, मगर कितनी हैरानगी बात थी कि वो आज तक बेखबर रही। बाबा की डायरी पढ़ने के बाद मैं दादाजी से मिला, मगर कभी समहान से सामना नहीं हुआ, क्योंकि सालों वो अपने बूढ़े दादा के पास चक्कर ही नहीं लगाता था। काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी और इसकी कहानी भी। अंशा गुमसुम खामोश बैठी रही। तब इसने पूछा, तुम समान अहमद से कैसे मिले? वो और किस इलाके का मकीन? तुम किसी और इलाके के, फिर कैसे हत्थे चढ़ गए इसके? सालों के बाद वो दोनों यूं गुफ्तगू कर रहे थे कि दरमियान जैसे किसी अजनबियत की दीवार नहीं रही थी। अंशा इसके सवाल पर यूं चूंकि जैसे कोई अनोखा सवाल पूछ लिया। इसने कहा, तुम ये जानकर क्या करोगे? अंदर के जख्म फिर से हरे होंगे। वो मुस्करा दिया। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम मेरे माजी के बारे में जानकर क्या करोगी। वो सही कह रहा था। इसे सर झुकाना पड़ा। अगले चंद लम्हों के बाद वो बोली तो इसके लहजे में सदियों की थकन थी। समान अहमद खरीदा था मेरा 5 करोड़ के हाउस। मेरे बाप और पुप्पी के साथ सौदा तय हुआ था इसका। क्या मतलब? वो लोग कैसे जानते थे इसे? वो उलझा था, बिल्कुल वैसे जैसे अंशा अपनी माँ के माजी के बारे में जानकर उलझ गई थी। अंशा को सारी कहानी बताने पड़ी कि कैसे फुप्पो धोखे से इसे एक होटल में ले गई, कैसे वहाँ से भागने पर समान अहमद से वो टकराई और कैसे इसके बाप ने इसे बेच दिया। इसकी कहानी सुजान की तवक्को से ज़्यादा कर्मनाक थी। भला एक सगा बाप अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हैरानगी थी। चंद लम्हों तक वो कुछ और भी बोलने के काबिल नहीं रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगी अंशा। हमारे साथ इसके अल्फाज पर चूं कर सर उठाते हुए उस्ताजिया हंसी थी। तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया ज़िंदगी ने। आई समझ तुमने जो चाहा वो पाया। क्या तुम अपनी ज़िंदगी का गिला नहीं कर सकते? तिनकर कहते हुए वो फिर रुकी नहीं थी, जबकि सुजान इसकी बदगुमानी पर कर्ब से आंखें मीचता कितनी देर खुद को संभालने की कोशिश में लगा रहा। अगले बहुत से दिन बेकली की नज़र हो गए। अंशा के लबों का मुस्तकिल चुप लग गई। वो इसे बुलाने की कोशिश करता तो हूँ हाँ में जवाब दे
कर फिर जब चुप साध लेती या घर के कोनों कुदरों में चुपी रहती। सुजान एक तरफ जाप देख रहा था तो दूसरी तरफ जाकर साहब का हाइड हैंड बना हुआ था। सुमान के तमाम टेस्ट दवाइयाँ सब वही कर रहा था। इस दिन अंशा इसे नाश्ता देने आई तो इसका रास्ता लोक लिया। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी माँ के माजी के बारे में जानकर यकीनन बहुत तकलीफ़ हुई है, मगर मैं तुमसे पहले इस तकलीफ़ से गुजर चुका हूँ, फिर भी नॉर्मल रहता हूँ, किसी को अपने दुख की खबर नहीं होने देता। फिर तुमने ऐसा क्यों कर रही हो? क्या किया है मैंने? इसके गले हार वो हैरान थी, वो हार थर झटक कर रह गया। मुझे तकलीफ़ दे रही हो तुम? यूं दुनिया से कट कर बहुत हिम्मत करके इसने कह दिया। जो पुंचकासी इसे देखती तलखी से बोली, मेरे दुनिया से कट कर रहने से तुम्हें तकलीफ़ कब से होने लगी? फॉर गॉड सेक मुझे अब इन फजूल जुमलों से बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो प्लीज़, तलख लहजे में कहती वो रुकी नहीं थी। सुजान चुपचाप इसे देखता रह गया। समान अहमद की हालत अब पहले से कदरे बेहतर थी, मगर अब वो भी किसी से बात करता था ना खाता पीता था, खामोशी तमशाई बना कमरे की छत को घूरता था। जाकर साहब साई की तरह दिन रात इसके साथ रहते, मगर फिर भी वो इसका दर्द कम नहीं कर सकते थे कि अंदर बाई चोट ही ऐसी लगी थी। रफ्ता रफ्ता इसकी यादाश्त भी बेहतर हो गई थी, वो सबको जाने लगा था, मगर रीढ़ की हड्डी जो टूट गई थी इसकी वजह से करवट लेना या उठकर बैठना इसके लिए मुमकिन नहीं था। इसे पेश आए हादसे के बाद मीडिया पर गोया थरथली मच गई थी। कोई न्यूज़ बुलेटिन इस खबर से खाली नहीं था। इसके कारिंदे इसके आसपास यूं फैल गए थे जैसे बारिश में कीड़े अपनी बिलों से निकलते हैं, मगर ये सब चीज़ें अब इससे के किसी काम की नहीं थी, बल्कि जब्बार और कहर ने अपनी दराज की हुई रस्सी खींच ली थी। इसे ज़मीन पर दिए गए इख्तियार की मोहलत ख़त्म हो गई थी। अब वो बेबस और लाचार था, एक आम मामूली इंसान जो अपने इख्तियार से खुद पर बैठी मक्खी तक नहीं उड़ा सकता था। अब इसे वो तमाम गुमनाम कब्रें और गड़े याद आ रहे थे जो वो मामूली ख़ताओं पर कब्रिस्तानों और जंगलों में बिना कफन दफन किए और जनाजे के बनवा दिया करता था। अब इसे वो तमाम बेबस और लाचार गरीब लोग याद आ रहे थे जिनका खून वो अपनी ताकत और इख्तियार के नशे में चूसता था। कोई रात ऐसी नहीं थी जिसे इसे सुगरा की चीखें सुनाई नहीं देती थी। इस सुगरा सांवल की जो ज़िला सांगड़ के अमीर और कबीर वडेरे की इकलौती बेटी थी, मगर इसने हमेशा इसे कमतर समझा और इस्लाम की तालीमात बुलाकर इस पर जुल्म किए। बिला आखिर इसकी दरिंदगी की वजह से बिना ज़िंदगी भर कोई खुशी देखे वो जवानी में ही कब्र की मनो मट्टी तले चास हुई थी। कोई पल ऐसा नहीं था जब इसे अंशा अजीम के आंसू अंगारों पर नहीं लुटाते थे। किस किस की बद दवाओं के सार में नहीं था वो। अब तो ये एहसाब लगाना भी मुश्किल था। इसका दिल चाहता था वो रोए और इतना रोए गुजरे हुए तमाम माह और साल लावा बनकर इसके आंसू के रास्ते इसके अंदर से निकल जाएं, वो हल्का फुल्का पुरस्कून हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में हुआ करता था। लाबाली, बेफिक्रा, बेहद चाहे जाने वाला, न सिर्फ बाप और दादा का लाडला बल्कि तमाम मुलाजमीन के लिए भी वो आसमान के चांद से कम नहीं था। इस चांद को ग्रहण इस वक्त लगा जब एक रात अचानक इसकी बेहद प्यारी माँ इसके अयाश और बेहिस बाप के मजारम से तंग आकर कहीं भाग गई। वो 7 साल का था। इलाके के तमाम लोग दबी दबी जबान में सरगोशियाँ करते इसकी माँ के किरदार पर कीचड़ उछालते तो इसे तकलीफ होती। जूं जूं बड़ा होता गया इसके बाप ने इसे दादा से दूर रखकर इसके दिल और दिमाग को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया। जो पट्टी वो पढ़ाते इसे आज़बर रहती। और ज़ात के लिए नफ़रत और तजलील इसका एहसास भी उन्होंने इसके ज़हन में पक्का किया। इनका कहना था औरत को जितनी भी आज़ादी मोहब्बत और इख्तियार दे दो वो एक रोज़ मौका मिलते नागन की तरह डंग ज़रूर मारेगी। लिहाजा बेहतर है कि इसे शुरू से ही पाँव के नीचे दबा कर रखा जाए ताकि ना वो सर उठाए ना डंग मार सके। सारी ज़िंदगी इसने बाप की इस नसीहत को दिल से लगा कर रखा और अमल किया, मगर हासिल क्या हुआ? सिर्फ पछतावा, बेसुकूनी और तन्हाई। अब तो वो औरत के बातन से अपना वारिस पैदा करने की पोजीशन में भी नहीं रहा था। इसकी नस्ल, इसकी शनाख्त इस पर ख़त्म हो गई थी। किस किस नुकसान का मलाल करता वो। इसे अब याद आ रहा था सुगरा इसकी कसरत शराब नोशी के सबब एक बार उम्मीद से हो गई थी, और इसे जब इस बात का पता चला तो वो कितना चीखा चलाया था इस पर। बेकसूर होने के बावजूद इसने इस पर कितना तशद्दुद किया था। इसकी जान खतरे में डालकर इसे बेपनाह तकलीफ़ देकर इस मुसीबत से छुटकारा हासिल किया था इसने। क्यों? सिर्फ इसलिए कि किसी को ये पता ना चले कि सुगरा इसकी बीवी है। अब वो बेसुकूनी बेचैनी की इंतहा पर रोज़ इसकी चीखें सुनता तो कुछ अजब नहीं था। वो रात इन दोनों ने जाग कर गुजारी थी। सुबह वो कमरे से बाहर आया तो अंशा किचन में थी। इसे देखा तो पूछा, चाय पियोगे? नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। दादाजी के लिए जो भी बनाया है दे दो, और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना, रात में शायद फिर लेट वापसी हो। ठीक है, मगर आज
میں بھی تمہارے ساتھ اسپتال جاؤں گی۔ کیوں؟ اچانک اس کی فرمائش نے اسے حیرانی کا ڈالا تھا۔ تب ہی چون کر پوچھا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولی، شوہر ہے میرا، تمہیں داری تو بنتی ہے، اتنا لیٹ کیوں خیال آیا اس نیکی کا؟ اس بار اس کا انداز قدرے چبھتا ہوا تھا۔ انشا نے نظر انداز کر دیا، بس میری مرضی، دادا جی کی اجازت نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ صاف انکاری ہوا تھا۔ انشا کو غصہ آ گیا، میرا شوہر ہے وہ، مجھے اس کے پاس جانے کے لیے دادا جی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اب تو ان سے رشتہ بدل چکا ہے میرا، تمہیں اس کی اجازت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انداز اتنا تلخ تھا کہ چند لمحوں تک بنا کچھ بھی بولے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر قدرے مصروف انداز میں بولا، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ انشا کو اس کے لہجے میں نمی ملی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتی ذاکر صاحب کا پرہیزی کھانا ساتھ لے کر جلدی سے گھر سے نکل آئی۔ سوزان گھر سے اسپتال تک بالکل خاموش رہا۔ وہ لوگ اسپتال پہنچے تو آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سوزان اسے سامان احمد کے کمرے کے باہر پہنچا کر خود کسی ضروری کام سے آگے بڑھ گیا۔ انشا کمرے میں داخل ہوئی تو سماحان کی حالت دیکھ کر پہنچ کر رہ گئی۔ کیا واقعی یہ وہی سامان احمد تھا جو خود کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا؟ اس وقت بھی جیسے اس کی نگاہ انشا پر پڑی، اس کی رگوں میں گویا خون ابل پڑا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ انشا اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے اندر کے حال کا بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی، تب بھی لبوں پر تمسکرانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، لیٹے رہو اب تم وہ پہلے سا دم خم نہیں رہا کہ اٹھ کر میرا منہ نوچ لو۔ سامان نے اس کے طنز پر کرب سے آنکھیں آپس میں زور سے میچ لی، جبکہ ذاکر صاحب نے قدرے دکھ سے اس کی طرف دیکھی تھی۔ انشا، کیا انشا؟ آپ جانتے ہیں آپ بیمار ہیں، بوڑھے اور کمزور ہیں، پھر بھی پچھلے 15 دن سے اپنا آپ بلائے یہاں سخت ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی اس پوتے کے لیے جو آپ کو سخت خراب حالت میں بنا کوئی پرواہ کیے چھوڑ کر چلا گیا۔ سالوں تک جس نے کبھی پلٹ کر بوڑھے دادا کو سنبھالنا گوارا نہیں کیا۔ وہ جس مقصد ارادے سے آئی تھی ذاکر صاحب سمجھ سکتے تھے، تب بھی بکھلا کر بولے تھے، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے انشا۔ جی ہاں جانتی ہوں، مگر اس شخص نے ہم سب کو بہت ستایا ہے نانا جی۔ اچانک اس کا لہجہ پست ہوا تو وہ چونک اٹھے۔ نانا جی؟ اس بار اس کے سوال پر اس نے آہستہ سے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جی نانا جی، غور سے دیکھیے میرے چہرے کو، شاید اس چہرے میں کہیں آپ کو اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی نائلہ کی جھلک نظر آ جائے۔ اس کی سرخ آنکھیں رت جھکے اور کرب کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ذاکر صاحب الجھ گئے۔ نائلہ؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ ماں تھی وہ میری نانا جی، آپ کی بدنصیب نائلہ ہی میری ماں تھی، جس نے زندگی کی آخری سانس تک سوائے صبر کے کچھ نہ کیا۔ کتنے روز سے وہ یہ راز ان کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر سماحان کی حالت کی وجہ سے ہمت نہ کر پاتی۔ آج جیسے اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ جواب میں ذاکر صاحب کے چہرے پر بکھرنے والی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ لپک کر انشا کو اپنے کمزور بازو میں چھپاتے ہوئے وہ بار بار اس کا منہ چوم رہے تھے۔ میں بھی کہوں، میرا دل تم سے کیوں اتنا مانوس ہو گیا ہے، تمہارا دکھ سینہ چھلنی کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ رو پڑے تھے۔ انشا کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ سوزان کا اب وہاں دانستہ ذکر نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب سے سامان کی یادداشت بحال ہوئی تھی ذاکر صاحب نے سختی سے سوزان کو اس کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا محبوب پوتا جس امتحان سے گزرا ہے وہ امتحان اس کے لیے مزید عذاب بن جائے، اور وہ غصے یا پھر جذبات میں آ کر انہیں اپنے پاس رکھنے یا اپنے دیکھ بھال کرنے سے منع کر دے۔ سوزان کے لیے سامان کی نفرت ان سے ہرگز چھپی ہوئی نہیں تھی، تب بھی وہ اختیار سے کام لے رہے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے انشا کو آنکھوں میں کمرے سے باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ بولی، آپ تھوڑی دیر کے گھر جا کر آرام کر لیں نانا جی، میں ہوں اپنے شوہر کے پاس۔ انشا کے جواب نے انہیں پریشان کیا تھا، مگر وہ انکار کی پوزیشن میں نہیں تھے، تبھی وہ خود سے الجھتے وہ آنکھوں میں سے تنبیہ کرتے باہر نکل گئے۔ اس وقت انہیں واقعی آرام کی ضرورت تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آرام ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ انشا وہاں کس مقصد ارادے سے آئی ہے؟ اگر انہیں خبر ہوئی ہوتی تو شاید وہ کبھی وہاں سے نہ جاتے۔ انشا ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد سامان کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی تھی، جو اب گہری خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈیئر ہسبینڈ، جب تم پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے میری ماں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر تمہارا منہ چوما تھا، اکلوتے محبوب بھائی کے بیٹے جو تھے تم ان کے۔ جس وقت انہوں نے تمہیں گود میں اٹھا کر پیار کیا تھا، اس وقت امی بتایا کرتی تھی کہ ان کے اندر ایک عجیب سی خواہش جاگی تھی، کاش ان کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اسے تم سے منسوب کر دیتی۔ خیر تمہاری طرح تمہارے بے حس ظالم باپ نے ان کی یہ خواہش اپنے جبر کے پاؤں
तले रौंद डाली और ऐसा वक्त आने से पहले इन्हें बेकसूर इनके आबाई घर महबूब बाप उनकी शफकत तो तुमसे महरूम कर दिया। मगर कुदरत के खेल देखो, अल्लाह ने इनकी ख्वाहिश रद्द नहीं की किसी भी वसीले से ही, मगर इनकी बेटी तुमसे मंसूब होगी। अपने सक्के मामूजाद कज़न के हाथों बिक गई। वो मुस्कराई थी। सुभान अहमद की आंखों में हल्की सी सुर्खी उतर आई। कुछ कहना नहीं चाहोगे इस हसीन इत्तफाक पर? वो इसे चिढ़ा रही थे, मगर इसकी तवक्को के कती बरक्स वो बिल्कुल खामोश था। किसी बार सुकून जेल की मानद साख्त और खामोश था भी वो बोली, खैर तुम क्या कहोगे? तुम्हें तो इस वक्त कुछ कहने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मुझसे सुनो, मेरी माँ ने बिना किसी गुनाह के कैसी पूरी ज़िंदगी एक दोज़ख में गुजारी, सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। अब ना तो वो दुनिया में ज़िंदा रहे ना तुम्हारा बाप। वो कहानी ख़त्म हो गई, अब कहानी हमारी है। क्या मेरे सक्के मामूजाद कज़न होने के बावजूद तुम ये चाहोगे जैसे तुम्हारे संग दिल बाप के हाथों मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हुई, बिल्कुल वैसे तुम्हारे साथ रहकर मैं सारी उम्र दोज़ख में जलूँ? आजकल फारुग हो तो तुम ज़रा सोचना, क्या तुम ऐसा चाहोगे? नहीं ना, तो प्लीज़ आज़ाद कर दो मुझे। नहीं मिला तो मजबूरन मुझे खला के लिए अदालत का रुख करना पड़ेगा, और फिर वहाँ जब खला की वजह पूछी जाएगी तो मैं तुम्हारे सारे काले करतूत सामने लाऊंगी। सारी दुनिया को बताऊंगी तुमने क्या हो, तुम्हारी हकीकत क्या है, क्योंकि तुम कभी भी मेरी मंजिल नहीं थे। जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ार किए बगैर 2 रोज़ पहले ही तुम्हें अपनी ज़ौजियत से फारग कर चुका हूँ। किसी अदालत का डर नहीं है मुझे, सिवाय इस पाक खुदा की अदालत के, जिसमें मेरी दौलत, हसीयत, ताकत कुछ भी काम नहीं आएगी। वो बदला बदला सा लग रहा था। अंशा बेहद हैरानगी से इसे देखती मुस्कुरा दी। चलो शुक्र है, कोई काम तो तुमने अच्छा किया दुनिया में। आखिर वैसे एक बात है, सारी ज़िंदगी तुमने अपनी दौलत और इख्तियार के नशे में चूर लोगों को अपने सामने बेबस और लाचार किया। सुना है सुगरा की जान भी बेदर्दी से ले ली तुमने। अब कैसा लग रहा है जब खुद बेबस और लाचार हुए हो? याद तो आती होगी ना वो तुम्हें, है ना? कूड़े मारता इसका लहजा इसके सारे जख्मों देड़ गया था। चाहते हुए भी इस बार वो अपनी सख्त खामोशी के तासर को कायम ना रख सका। तब भी वो दहाड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे जंगल में शेर मुसीबत में दहाड़ता है, और इसकी दहाड़ ने अस्पताल के दरो दवार जैसे इलाका रख दिए थे। अंशा डर कर दूर हुई थी, जबकि सुजान इनसे बातों में लगे। जाकिर साहब बिना 1 मिनट की तहकीर किए फ़ौरन वहाँ पहुँचे थे। इनके पीछे 3 या 4 डॉक्टर ज़ेरे बेनी टीम फ़ौरन अंदर आ गई। समान अहमद का बीपी शूट कर गया था। अंशा एक तरफ मुजरम सी बनी खड़ी सब देखती रही। सूरत हाल इतनी गंभीर हो जाएगी इसके वे में गुमान में भी नहीं था। जाकिर साहब की हालत देखने लायक थी, जिसकी डर की वजह से वो अंशा को इसके पास अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इनका वो डर पूरा हो गया था। क्या कुछ नहीं था इनकी आंखों में? रंज, गुस्सा, बेयकीनी, मायूसी, खो देने का खौफ। वो ज़्यादा वैरान आंखों का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए पलट गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटे, बहुत कमज़ोर साबित हो। क्या तुमने खुद को बिल्कुल सामान की तरह कोई फ़र्क नहीं रखा? तुमने खुद में और इसमें तुम्हें पता है सबसे बहादुर कौन होता है? वो जो माफ़ कर देता है। इनका लहजा शिकस्त लिए हुए था। अंशा का सर झुक गया। सामने खड़े सुजान साहब ने नज़रें चुराती वो कमरे से बाहर निकल गई। सामान को फ़ौरन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जाकिर साहब अब सामान पर खफा हो रहे थे। मैंने कहा था ना सुजान, अंशा को फ़िलहाल यहाँ मत लाना। मैंने मना किया था दादाजी, मगर इसने मेरी बात नहीं सुनी। इसकी वजाहत पर तासब से सारे हिलाते हुए कमरे से निकल गए थे। सुजान अजीब उलझन में गिरफ्तार अंशा को अस्पताल से निकलते देखा जाकिर साहब के पीछे आ गया कि फ़िलहाल इन्हें अंशा से ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। अंशा अस्पताल से निकली तो मौसम बेहद सर्द था, मगर वो इतनी खौफजदा हो चुकी थी कि बिना मौसम की जारियत की परवाह किए इसने फौरी पब्लिक बस पकड़ ली। गांव की मरकजी सड़क से घर तक बना ज़ाती सवारी के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से पैदल तय करना था। परसों रात हुई बर्फबारी की वजह से पैदल चलना और भी मुश्किल था। ऊपर से इसकी ज़हनी हालत शदीद उलझन और परेशानी की शिकार थी। सुरग गरूब हो रहा था। अंदर जड़ी जंग से पहलू बचाती वो कदरे गायब दिमागी से तेज़ कदम उठा रही थी, जब बिल्कुल अचानक सामने ढलवान है। इसका पाँव ऐसा फिसला कि लाख संभलने की कोशिश के बावजूद वो खुद को लड़कने से बचा ना सकी। कभी कभी इस कादर मुतलक की तरफ से इंसान की पकड़ बड़ी जल्दी हो जाती है। इसकी भी होगी थी। अपने लफ्ज़ों के जो कूड़े वो समान अहमद को मार कर आई थी, शायद किसी की गिरफ्त में आ गए थे। सद शुक्र है कि इस वक्त अंधेरा भी ज़्यादा नहीं फैला था। वादी के लोग मुतरक थे, लिहाजा जैसे वो डलवान से फिसली वादी की चंद ख्वातीन बाग का फौरी इनकी मदद को करीब चली आई। ऊपर डलवान से नीचे खाई तक खासा ख़तरनाक रास्ता था। नीचे उतरने के लिए कदर एहतियात की ज़रूरत थी, जो इसने अपनी ज़हनी उलझन में नज़रअंदाज कर दी थी। नतीजा वो नीचे खाई में गिरी, शदीद दर्द से चला रही थी। अंधेरा फैलने वाला था। ख्वातीन ने हिम्मत की और इसे उठाकर इसके घर तक ले आई। अंशा की चीखें इनका दिल
जला रही थी। देखते देखते करब जवार के काफ़ी लोग जमा हो गए थे। गांव की हड्डी जोड़ बाबा भी बुला लिया गया था, जिन्होंने इसकी हड्डी का मुआयना करने के बाद बताया कि इसका एक बाजू 2 जगह से टूट चुका था। बाएं टांग की घुटने की हड्डी भी गहरी ज़रब आई थी, जबकि रीढ़ की हड्डी कितनी मुतासर हुई होगी ये नहीं बता सकते थे। अंशा का मोबाइल वही खाई में गिरा था, मगर सबको अंशा की पड़ी थी। मोबाइल की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हड्डी जोड़ बाबा ने अपनी तरफ से अपने तजर्बे और महारत की बुनियाद पर वक्ती ट्रीटमेंट कर दी। फिलहाल इसकी जो हालत थी, इसे फौरी अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, गाँव वालों की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। जाकिर साहब का नंबर बंद जा रहा था और सुजान का नंबर वहाँ वादी में किसी शख्स के पास नहीं था। अगले आधे घंटे में वहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। पूरे 3 घंटों के बाद सुमान अहमद का BP कदर नॉर्मल हुआ तो जाकिर साहब के हुक्म पर इन्हें तसल्ली देता वो फ़ौरन घर के लिए निकला था। सुजान जब तक घर पहुँचा, अंशा तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी। इसके तो वेन में गुमान में भी नहीं था कि ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है। तभी गाँव वालों से अंशा को पेश आने वाले हादसे का सुना तो गोया पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ऊपर से इसकी जो हालत थी, इसे देखकर वो मज़ीद परेशान हो गया था। बारिश थम चुकी थी। बिना वक्त ज़ाया किए इसने अंशा को फौरी गाड़ी में डाला और गाड़ी फुल रफ्तार में छोड़ दी। कैसा अजीब इत्तेफाक था। इस लड़की की माँ की मोहब्बत ने कभी इसके बाप को ज़िंदगी बासकून से जीने नहीं दिया था। अब इस औरत की बेटी पिछले कई सालों से इसका सुकून आराम किए हुए थी। आगे भी इसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी कि वह सुकून से जी सकेगा। हॉस्पिटल आ चुका था। अंशा की किस्मत अच्छी थी कि इसका फौरी दाखिला हो गया। ज़रूरी टेस्ट और एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने सुजान को बताया, देखें मिसेस सुजान, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसेस अंशा को जो शदीद चोटें आई हैं, इनमें बाजू और टांग की चोट है। हमने प्लस्तर लगा दिया, हड्डी की असली जगह पर जोड़ दिया। अल्लाह करम करेगा, कुछ वक्त लगेगा, ये चोट ठीक हो जाएगी। असल परेशानी की जो बात है, रीढ़ की हड्डी को पहुँचने वाली ज़रब है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हड्डी का कोई मोहरा टूटा नहीं है, वरना ये उम्र भर के लिए माजूर भी हो सकती थी। अभी हमें रिपोर्ट में जो चीज़ नज़र आ रही है वो मोहरे का अपनी जगह से हटकर ऊपर वाले मोहरे को टच करना है। ये ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, मगर कितना वक्त लगेगा ये बताना मुश्किल है। मरीज़ की हालत पर मुनहसर है ये कितनी जल्दी खुद को रिकवर करती हैं। फ़िलहाल इन्हें अच्छी खुराक और बेड रेस्ट की अशद ज़रूरत है। सूरत हाल पर परेशान गुन थी, मगर इसने अपना हौसला बिखरने नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, होश में कब तक आ जाएगी? अभी थोड़ी देर तक कभी उम्मीद है कि इन्हें होश आ जाएगा, मगर होश में आने के बाद हो सकता है ये बहुत शोर करें, क्योंकि फ़िलहाल इनका जिस्म बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। डॉक्टर रिजवान ने इसकी कोई बात मख्फी नहीं रखी थी, वो महज इस्बात में सारे इलाका रह गया। जाकिर साहब को मुख्तसर कॉल करके इसने अंशा की हालत के बारे में बता दिया था। वो जो पहले पोते के दर्द में नडाल थे, ये नवासी के बारे में ऐसी खबर सुनकर बिल्कुल ही डह गए। सामान की हालत अब बेहतर थी, लिहाजा इसे अल्लाह के सुपुर्द करके वो अंशा के पास आ गए, जिसका पूरा वजूद सफ़ेद पट्टियों और प्लस्तर में जगड़ा हुआ था। दाएं बाजू का मांस फट गया था, पेशानी पर भी चोट लगी थी। बेशक ये अल्लाह की तरफ से इनकी आजमाइश थी और अल्लाह अपने प्यारे बंदू को ज़रूर इनके प्यारे रिश्तों से आजमाता है। अभी तो अपनी परेशानी में अपनी प्यारी बेटी की निशानी को जी भर कर प्यार भी नहीं कर पाए थे कि वो भी बिस्तर पर पड़ गई थी। इस रोज़ दिन कदरे रोशन निकला था। सुजान घर आया तो वो अंशा के सराहने बैठते इसकी पेशानी पर प्यार कर रहे थे। तभी वो बोला, आप थोड़ी देर सो जाएं दादाजी, मैं हूँ अंशा के पास। आप अपनी हालत देखें कितनी डाउन हो चुकी है, आपको भी आराम की ज़रूरत है। नहीं बेटे, जब तक मेरी बेटी होश में नहीं आ जाती सुकून की नींद आराम है। मुझ पर ऐसा मत कहें दादाजी, अगर मुसलसल बेआरामी से अल्लाह ना करे आपकी तबीयत ख़राब होगी तो बताएं किस किस को संभालूंगा मैं, जबकि मुझे अपनी जॉब को भी देखनी है। कब तक छुट्टी लेता रहूँगा? वो दुरुस्त कह रहा था। जाकिर साहब इस बार खामोश रहे। तभी वो इनके बूढ़े कमज़ोर हाथों पर अपने मजबूत हाथ रखते हुए बोला, मैंने आपकी मुश्किलात बढ़ा दी दादाजी, ना मैं आपके पास आता और ना ये सब होता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है। इसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी ज़मीन पर नहीं गिर सकता। तुम ना आते तो फिर ये यूँ नहीं होता। सोचो फिर तुम्हारे बूढ़े दादा का क्या बनता। इनकी ये खूबी थी, ना वो कभी मनफी सोचते थे, ना अल्लाह की रहमत से मायूस होते थे। अंशा नशा और दवाओं की बदौलत सुकून से सो रही थी। वो इस पर कंबल सेट करके जाकिर साहब को साइड रूम में सुलाने के बाद खुद कमरे में खुलने वाली वाहिद खिड़की की तरफ चला आया। बाहर सड़क पर ज़िंदगी अपनी पूरी रंगीनी के साथ रवां दवां थी। भागते दौड़ते मसरूफ़ लोगों को देखते जैसे वो रात याद आई जब इसकी माँ ने रोते हुए इसके हाथों में नायला बेगम की तस्वीर और इसके महबूब बाप की खुली हुई डायरी थमाई थी। इस वक्त साहिर हसीन की मौत को 5 दिन हुए थे और वह बाप की जुदाई के साथ साथ सामने बिस्तर पर बेहोश पड़ी अंशा अजीम के लिए भी बेहद दुखी था। जब वो खामोशी से डायरी से थमाकर कमरे से निकल गई, जिसने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को इतना दुखी और नडाल नहीं देखा था जितना वो अपने शौहर की लिखी डायरी का आखिरी सफ़ा पढ़कर मलूल हो गई थी। अंशा को तो खबर ही नहीं थी वो किस किस अजाब से गुजरा है।
اس کے باپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت تھی. اسی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں اپنی ڈائری کا آخری صفحہ انہوں نے اپنی بیوی سائرہ بیگم کے نام لکھا تھا. سوزان کا دل وہ تحریر پڑھتے ہوئے اپنی ماں کے دکھ پر بہت رویا تھا. انہوں نے لکھا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی بہترین بے مثال بیوی ہو سائرہ نائلہ کا مشکون کو اس نے میرے لیے ایک بہترین ہم سفر کا انتخاب کیا. کبھی کبھی میں تمہارے بارے میں سوچتا تو یوں عجیب دل گرفتگی کا شکار ہو جاتا ہوں. تمہیں ایک ادھورے ناکام شخص کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. یقیناً نائلہ نے تمہاری محبت اور دوستی میں تمہارے نامساعد حالات کے باوجود بڑی زیادتی کر دی ہے. تمہارے ساتھ مجھے کم از کم وہ شخص نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے نصیب کے تمہیں زندگی بھر لکھے جانا تھا. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا سائرہ. میں تمہاری وفاؤں میں اب بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کمزور بھی ہو گیا ہوں. مجھ سے مشقت نہیں ہوتی. اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے صحیح اسے اپنا لو. اس کے مجرم بن کر اس کے محرم بن کر یقیناً تم اس کی اچھی دیکھ بھال کر سکتے ہو. کل کو آپریشن بھی ہونا ہے اس کا, تب اسے تمہاری زیادہ ضرورت ہوگی. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی. انشا سے بات کر چکا ہوں میں, اسے کوئی اعتراض نہیں. ساری زندگی تم دونوں کسی شرعی رشتے کے بغیر اکٹھے نہیں رہ سکتے, اس لیے جمعہ کو تمہارے نکاح کا انتظام کیا ہے میں نے. جاؤ جا کر تیاری کرو. شاباش. ان کا انداز دو ٹوک تھا. سوزان عجیب سے ساز کے ساتھ اس کے پاس سے اٹھ آیا. دل اچانک جیسے ایک نئی طرز پر دھڑک رہا تھا. 2 روز کے بعد جمعہ تھا. جمعے کے بعد اس کا نکاح تھا. قریبی چند لوگوں کے علاوہ سوزان کی طرف سے صرف ہادیہ چودھری کو انوائٹ کیا گیا تھا. وہ بھی صرف اس کی اور انشا کی خوشی کے لیے. صرف چند گھنٹے نکال کر آئی تھی. انشا اور سوزان کی شادی کا لباس بھی اسی نے خریدا تھا. انشا اس کے گلے لگ کر اپنی بدگمانی پر بہت روئی. ہادیہ نے اس کی معافی پر کھلے دل سے اسے معاف کر کے اپنا دل صاف کر لیا. وہ شاید واحد دلہن تھی جو بستر پر ہی تیار ہوئی تھی. بستر پر ہی رخصت ہو کر بستر پر ہی رہی. اسے تیار بھی ہادیہ نے خود کیا تھا اور ایسا کیا کہ سوزان کی نظر نہیں ٹھہر رہی تھی. چند گھنٹوں کے بعد اپنے ذاتی ملازم کے ساتھ ہادیہ سوات روانہ ہوگی تھی کہ سامان کو رات میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. ذاکر صاحب اس سے اور سوزان سے بہت خوش تھے. رات میں ذاکر صاحب کو سلا کر سوزان ذرا دیر سے اس کے پاس آیا تھا. انشا اسے تنگ کرنے کے لیے اسے دیکھتے ہی سو گئی. وہ بھی اس کی چالاکی سمجھ گیا تھا. تب بھی مسکرا کر جھکا اور بچوں کی طرح سے دونوں بازو میں اٹھا کر اپنے بیڈ پر لے آیا. آپ شاید بھول رہی ہیں مسز انشا کہ اب آپ کو چھونے اٹھانے اور کہیں بھی لے جانے کا پکا پرمٹ مل گیا ہے. مجھے مس انشا نہیں مسز انشا ہوں. مسکراتے ہوئے اس نے اس کی تصحیح کی تھی. جواب نہیں. وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا. 2 روز کے بعد انشا کا آپریشن تھا اور بچوں کی طرح اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی. سوزان ہوں اگر خدا نخواستہ میرا آپریشن کامیاب نہ ہو سکا اور میں ساری عمر چل پھر نہ سکی تو تب بھی تم مجھے محبت کرو گے, میرا ساتھ دو گے. جانے وہ کن خدشات کا شکار تھی. سوزان نے سر پیٹ لیا. تمہیں اب بھی شک ہے؟ 7 سال تمہاری یاد اور محبت میں تڑپ کر گزار دیا. اچھا خاصا ہینڈسم ہونے کے باوجود کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. ابھی بھی یہ سوال پوچھ رہی ہو تم؟ ہوں مرد کی محبت قابل اعتبار جو نہیں ہوتی. اب وہ اسے چڑھا رہی تھی. سوزان گور کر رہ گیا. آپریشن کامیاب ہو گیا تھا. سوزان کی خوشی دیکھنے لائق تھی. ذاکر صاحب اسے دوائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. زندگی میں سب کچھ بہتر ہو رہا تھا. انشا ہوش میں آئی تو سوزان نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی. مبارک ہو, ساری عمر کے لیے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہو تم. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. انشا روتے ہوئے مسکرا دی. زندگی نے ہم سے بہت امتحان لیے انشا. اللہ نے چاہا تو ہم صرف خوشیاں دیکھو گی. میں سوچ رہا ہوں ہم یہی رہیں گے اسی سرزمین پر. ہمارے بچے بھی یہی بڑے ہوں گے. دادا جی کو جو خوشی ان کے بیٹے اور بیٹی سے نہ مل سکی وہ خوشی انہیں ہم دیں گے. ہم کبھی پلٹ کر ماضی کو نہیں دیکھیں گے. کبھی گزرے ہوئے برباد سالوں کا ملال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جگمگاتی سیاہ روشن آنکھوں میں کتنے خوابوں کے دیے جل رہے تھے. انشا نے ان آنکھوں سے پھوٹتی روشنی میں اپنا مستقبل دیکھا اور مسکرا دیا. واقعی انہیں گزرے ہوئے وقت کا ملال کرنے کے بجائے آنے والے دنوں سے خوشیاں کشید کرنی تھی. رات کسی شمع کی مانند پگھلتی جا رہی تھی. سامان احمد بیڈ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہادیہ چودھری کے برابر میں لیٹا خاموش تھا. وہ اس کے بال سلاتے ہوئے بولی تھی. کیا بات ہے آج بہت خاموش ہو؟ نہیں تو کوئی خاص بات پریشان کر یا نہیں؟ پھر کیوں پریشان اور اداس ہو؟ کوئی خاص وجہ نہیں, بس ویسے ہی. شام میں رپورٹس دیکھی تھی اپنی. پہلی بار پتہ لگا ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا ہوں میں. کب ملی رپورٹس؟ کل. کیا لکھا تھا رپورٹس میں؟ یہی کہ ریڑھ کی ہڈی کے 3 مورے نکارہ ہو چکے. آپریشن ہو کر بھی جائے, پلیٹس بھی ڈل جائیں, تب بھی میرے چلنے پھرنے کے چانسز بہت کم ہیں. کیا بہت سیریس ایکسیڈنٹ تھا؟ ہاں. مجھے امید ہی نہیں تھی میں زندہ بچ جاؤں گا. اللہ بہت کرم کرنے والا ہے. تم مایوس مت ہو. مایوس نہیں ہوں, بس تھک گیا ہوں. میرے جیسے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے ایسی بے بسی کی زندگی جینا. ایسا مت سوچو سامان, میں ہوں نا آپ کا سہارا.
ہوں، اب تم جاؤ سو جاؤ، میں بھی پرسکون نیند سونا چاہتا ہوں آج۔ ٹھیک ہے سو جائیں، اللہ نے چاہا تو جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہوں وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ عادیہ اس پر کمبل سیٹ کر کے اسے الوداعی بوسہ دیتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کمرے میں نائٹ بلب تھا، سامان کی نظریں اس پر جمی رہی۔ آج اس پر وہ بات منکشف ہوئی جو ذاکر صاحب اب تک اس سے چھپاتے رہتے، اس پہ کھل گیا تھا۔ وہ اب زندگی میں کبھی ایک شاندار زندگی نہیں جی پائے گا، کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اسے ساری عمر ایک بوجھ بن کر سانسیں پوری کرنی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی کسی دوسرے کا محتاج ہونا پڑے گا۔ وہ جس نے اب تک ایک شاندار زندگی بسر کی تھی، لوگوں پر حکمرانی کی تھی، کیا اس کے لیے اب ایک بے بسی، لاچاری اور محتاجی کی زندگی جینا آسان ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے یہ آسان نہیں۔ خود ترسی زندگی اس کے لیے آسان نہیں تھی۔ وہ اتنا خود غرض نہیں تھا کہ ایک پڑھی لکھی خوبصورت ذہین صحت مند لڑکی کی پوری عمر نگل جاتا، بوجھ بن جاتا، اس پر اپنے پیارے دادا کو اپنی وجہ سے حال لحاظ اذیت کی سولی پر لٹکائے رکھتا۔ انہیں تو کسی نے اپنے اچھے وقت میں تنگ نہیں کیا تھا، اب کیوں کرتا؟ رات کی شمع پگھلتی جا رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دھری نیند کی گولیوں کی شیشی اٹھائی اور ساری گولیاں تھیلی پر الٹ کر انہیں منہ میں ڈال لیا۔ پاس ہی پانی کا جگ بھرا رکھا تھا، گلاس بھر کر پانی اس میں انڈیلا اور ایک ہی سانس میں سارا خالی کر دیا۔ زندگی نے واقعی بہت تھکا دیا تھا، اب اسے گہری پرسکون نیند کی ضرورت تھی۔ دنیا کا نظام جیسے چل رہا تھا یوں نہیں چلتے رہنا تھا، صرف ایک کسی کے نہ ہونے سے کہیں کوئی تبدیلی نہیں آنی تھی۔ ایک ضروری کام جو اسے رخصت ہونے سے پہلے کرنا تھا وہ اپنی جائیداد کی وصیت تیار کرنی تھی، اور یہ کام وہ پچھلی رات ہی کر چکا تھا۔ اپنی ساری جائیداد اس نے عادیہ ضمیر چودھری کے نام کر دی تھی۔ سنہری دھوپ سے وہ لڑکی جس کا سونے جیسا خالص دل تھا، اس کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی زندگی میں کسی عیش و عشرت اور نعمت کی کمی نہ ہو، جس کی زندگی اس کی وجہ سے اجڑ چکی تھی۔ کیا خبر اس وجہ سے دوبارہ اس کی زندگی آباد ہو جاتی؟ دادا جی سے ہی کہتے تھے وہ ایک بزدل انسان تھا، آج اس نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا۔ رات ریشمی آنچل کی طرح سرکتی جا رہی تھی، بوجھل ہوتی، پلکوں نے آخری بار نائٹ بلب کا نظارہ کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ یہ دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا، وہ عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا۔ وہ صبح کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا، سدا رہی اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ۔ جی تو دوستو یہاں ختم ہوتا ہے یہ خوبصورت ناول۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔